बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद दोस्त दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बमकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। और दिन के आगाज़ में जब खबर मिल जाए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल है, डीज़ल जो है वो 6 रुपये महंगा हो गया है और पेट्रोल की कीमत जो है वो बरकरार है अपनी साबिक़ा कीमत पे, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो कि परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हवाले से बात करें तो ये पीक टाइम है, गंदम की काश्त के हवाले से भी और दीगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के हवाले से काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही है। इसी तरह से हम देखते हैं कि डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा होता है, किरायों में इजाफ़ा हो जाता है और अशिया खुदोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगती हैं। अब इस कीमत में इजाफ़े के पीछे क्या आलमी मार्केट है या ये मुकामी फ़ैसला है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे फैसलाबाद के खेलों के मैदान के हवाले से। फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट 17 ईयर्स बाद वापस आई और हमने देखा क्या ही शानदार मैचेस हुए हैं। इकबाल स्टेडियम की रौनकें जो हैं वो बहाल हो गई हैं और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में फैसलाबाद को बड़े बड़े इवेंट्स मिलने हैं। कौन कौन से इवेंट्स हैं, इस पर भी जी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मौसम के हाल अहवाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली दिन पे असरअंदाज हो रहा होता है। हमने पूरे दिन की प्लानिंग करनी होती है। मौसम के हाल अहवाल भी जानेंगे। सब्जियों के भाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सोने की कीमत आज आसमान से बातें कर रही है या रिवर्स गियर है, इस पर भी देखेंगे। 11 बजे हमें हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे जिनसे एग्रीकल्चर पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहता है हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम खुशगवार दिखाई दे रहा है। सुबह के औकात में हम देखते हैं कि हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। रात के औकात में भी हम देखते हैं कि विंटर वाइब्स जो हैं वो फैसलाबाद को वेलकम कह रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से थोड़ी सी परेशानी है जिसमें एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा कि वेदर के हवाले से आज क्या अपडेट्स हैं। बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद दिखाई देता है क्योंकि शहर फैसलाबाद में स्मोक का राज जो है वो सुबह सवेरे ही कायम है और शहर फैसलाबाद और इसके बासी जो हैं वो स्मोक की वजह से बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गला ख़राब, ज़ुकाम, बुखार जैसी बीमारियां, ख़ासतौर आँखों में एलर्जी जो है वो स्मोक की वजह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक भी मौसम तब्दील हो चुका है। दर्जा हरारत के अंदर कमी जो है वो भी वाक़या होती है। कम से कम दर्जा हरारत शहर फैसलाबाद का 11 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 28 से 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब शहर फैसलाबाद में 80% है जबकि हवाएं 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। जहाँ शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो तब्दील हो गया है, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है तो वहीं जो स्मोक है उसके अंदर भी इजाफा जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज भी शहर फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 430 से तजावुज़ करता हुआ दिखाई देता है और 455 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। दिन गुजरने के साथ इसके अंदर मामूली कमी तो ज़रूर आती है लेकिन शाम ढलते ही दोबारा से एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इजाफा जो है वो होता हुआ दिखाई देता है जिसकी वजह से जो फैसलाबादी है वो बीमार हो रहे हैं। तो वहीं तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया गया है। उनका यही कहना है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और उसके साथ साथ चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि अपने आप को बीमारियों से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। वाकई मौसम जब बदलता है एहतियात बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं बेहतियाती कर रहे हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी सेहत मुतासर होती है। तो सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में बात करेंगे आपकी परेशानी की जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल है। 6 रुपये डीज़ल महंगा हो गया है, 285 रुपये की कीमत बरकरार है डीज़ल की। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ज़िंदगी में बड़ा इफ़ेक्ट हो रहा होता है। कैसे इफ़ेक्ट हो रहा होता है इस पर हम बात करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुर्रहमान आप? शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर अरसलान दुरानी ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरसलान आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अब्दुर्रहमान, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मंडे तो वैसे ही हम लोगों को थोड़ा सा हैक्टिक लग रहा होता है, पूरा वीक हम लोगों ने गुजारना होता है और ऐसे में मंडे को जब ख़बर मिलती है कि डीज़ल 6 रुपये महंगा हो गया है तो मैं ये सोचती हूँ ऑफ़िस जाने वाले इंसान पे क्या गुजरती होगी, जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं उनकी परेशानी में इजाफ़ा हो जाता है। क्या कहेंगे? थैंक यू महविश। देखिए, जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। ट्रिकल डाउन फैक्ट भी होते हैं। देखिए, इसकी मैं सिंपल मिसाल ये देता हूँ कि जब 6 रुपये बढ़ेगा तो जो कंटेनर है जिससे
चीज़ें आ रही हैं वो अपना किराया थोड़ा सा बढ़ा देगा, तो ये हर चीज़ जो किसी भी स्टोर में आती है वो एक एक दो दो रुपये महंगी हो जाएगी। बसों पे किराया बढ़ जाएगा, स्टॉप बाय स्टॉप 2 4 5 रुपये किराया बढ़ जाएगा। फिर जो वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, उन पे किराया बढ़ जाएगा बिल्कुल। क्योंकि डीज़ल महंगा हो जाएगा। फिर एग्रीकल्चर महंगी हो जाएगी, जो ट्रैक्टर चलाने वाला अपनी फ़ीस लेता है वो उसमें थोड़ा सा बढ़ा देगा, फिर जो है वो ट्यूबवेल वाला वो अपनी फ़ीस बढ़ा देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके असरात जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जाते हैं। एक आम जो शहरी गाँवों का देहाती है उस तक इसके असरात पहुँचते हैं। वो जो भी चीज़ लेने जाएगा वो महंगी मिलेगी। यही पाकिस्तान में उल्टा मसला है कि जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो फिर इन चीज़ों पे जो कमी है वो बड़ी कम की जाती है, बिल्कुल इसी तरह से ना किराए होने कम के नहीं हो बराबर जाते। होती है। हम Exactly. देखते हैं नहीं होती। अगर घी की कीमत बढ़ गई है पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने से, हम देखते हैं जब पेट्रोल की कीमत कम होती है हमें कभी नहीं सुनाई देगा कि घी की कीमत भी कम हो गई है। तो फिर ये बड़ा मसला है। फिर अब ये ऊपर से अब देखें कि जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक हम टैक्स जितना वसूल कर रहे हैं जनता से वो तकरीबन 50% कीमतें आलमी मार्केट में मौजूद हैं। आप समझ लें इससे कि ये 100 रुपये से ज़्यादा का टैक्स डीज़ल पे वसूल किया जाता है। आलमी मार्केट में जितनी कीमतें कम है इस बार अगर 150 रुपये में डीज़ल दिया जाए तो भी गवर्नमेंट प्रॉफिट में है, 150 रुपये में पेट्रोल दिया जाए तो भी गवर्नमेंट प्रॉफिट में है। ऊपर जितना भी टैक्स है वो 130 रुपीज़ तक वो सारा का सारा टैक्सेशन की मद में पब्लिक से वसूल किया जाता है। आप देखिए इसका असर क्या पड़ता है। आपके कारोबार बंद हो रहे हैं, आपकी बिजली इस वजह से महंगी बनती है, बिजली कोई नहीं यूज़ कर रहा, आपके कंज्यूमर कम हो रहे हैं, लोग सोलर पैनल पे जा रहे हैं, लोग अल्टरनेट पे जा रहे हैं और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि फेस्को को महंगी बिजली उन सार्फिन को देनी पड़ती है जो मजबूरन ख़रीदते हैं, जो गरीब हैं या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग जो कारोबार करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, वो सारा का सारा उस पर जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है। जो ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता लोग हैं उन पर असरात पड़ते हैं। और आप यकीन मानें पिछले 2-2.5 वर्ष में जब से ये चीज़ें महंगी होनी शुरू हुई हैं, लोग जो टूर करते थे वो कम हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो ट्रांसपोर्टेशन के शोबे से वाबस्ता लोग हैं उनकी आमदन कम हो गई है। जब कहा जाता है कि यहाँ पर इसका असर आम किराए वाले पर पड़ेगा क्योंकि वो किराया बढ़ा देते हैं तो मुसाफिर कम हो जाते हैं अल्टीमेटली। तो फिर उनकी जो मेंटेनेंस है गाड़ियों की वो भी महंगी पड़ती हैं, उनका वर्कशॉप का खर्चा वो भी बढ़ जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर जितने भी स्टार्टअप्स बंद हुए हैं वो सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रैवलिंग को लेकर हुए हैं। बहुत सारे आपके जितने भी जो ये डाक वगैरह घरों पे देते थे टैक्सेशन की वजह से वो बंद हुए हैं। बहुत सारी कंपनीज यहाँ से गई हैं, बहुत सारे लोग जो मुल्की लेवल पे आए थे वो सारे यहाँ पे अपने मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो ये 2-2.5 साल पब्लिक के बहुत बुरे गुजरे और उसकी वजह यही बनती थी कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है। वो एक आम बंदे की तनख्वाह का एक 50% तक हिस्सा खा जाती हैं। जो बिजली है वो महंगी है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है कि एक चीज़ महंगी होगी तो उसका असर लाजमी दूसरी चीज़ पे पड़ेगा और उसका नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पर पूरी की पूरी मार्केट आपको महंगी होती हुई दिखाई देती है। आपको लगता है गवर्नमेंट ऊपर से चीख रही होती है कि उन्होंने चीज़ें कम कर दी, बाज़ार में हर चीज़ अशिया खुर्दोनोश कम हो गई। लेकिन मसला ये है कि उसमें कमी आ भी जाए तो लोगों की जेब को इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। अब रोटी 20 रुपये से 13 पे आ गई है, 12 पे आ गई है, तो रोटी का ख़र्चा कितना है? मसला तो ये है ना कि वो तो आपकी तनख्वाह का 10% भी नहीं खर्चा उसका। अगर वेजिटेबल्स सस्ती हुई है तो वो आपकी तनख्वाह का 10% भी नहीं है। आपकी तनख्वाह का बेशतर हिस्सा तो बिजली के बिल्स खा रहे हैं या ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इसके बिल खा रहे हैं। तो ये सस्ते नहीं हो रहे, ये महंगे हो रहे हैं। मुश्किलात में इतना इजाफा हो गया है, कुव्वत ख़रीद तो पहले ही कम है और इसके साथ साथ बेरोज़गारी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से घर के मामला बड़े डिस्टर्ब होते हैं। और ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर हम रद्दोबदल देखते हैं तो एक आम शहरी के जहन में यही आवाज़ आती है कि हुकूमत के वादे जो हैं वो वफ़ा नहीं हो पा रहे हैं। अरसलान, शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? आपकी ज़रूर शहरियों से बात हुई होगी इस हवाले से। देखें, पेट्रोल हो या डीज़ल हो, इनकी कीमतें बढ़ती हैं, जैसे भी रहमान भाई बात कर रहे थे, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ता है पूरे स्ट्रक्चर को, इन पूरे माशरे को पड़ता है। अब इसमें मसला ये है कि जो डीज़ल की प्राइसेस है वो लिंक करती हैं ज़्यादातर गुड्स ट्रांसपोर्ट से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो कि ज़्यादा इसी पर रिलाय कर रही है। तो उसमें जो डायरेक्ट है इम्पैक्ट पड़ता है वो उन लोगों को पड़ता है जो सफ़र करते हैं, या हर शख्स को ही पड़ता है इसमें। तो ये प्राइसेस कंट्रोल होनी चाहिए। अब तो अगर आलमी मार्केट को ओवरऑल देखा जाए तो कीमतें बहुत कंट्रोल्ड है
हमारे यहाँ अभी भी वही सूरत हाल चल रही है कि एक तो ये पहले प्रोसेस ही गलत है ना कि आप 15 दिन बाद या 1 मंथ बाद आप प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, कम कर सकते हैं। इसकी वैल्यूएशन एटलीस्ट 1 मंथ तक, 2 मंथ तक या 3 मंथ तक होनी चाहिए, बिल्कुल फिर इसी आप तरह कोई भी से। फैसला करें। अब इससे होता क्या है कि किराया फौरी बढ़ते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो बड़ी बसेज हैं जिन्होंने इंटर सिटीज़ जाना है या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट सफ़र करना है उन्होंने, उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं कि वो किराए बढ़ जाते हैं। लेट्स सपोज अगर एक यहाँ से कोई टोबा टेक्सिंग जा रहा है या झंग जा रहा है या फिर लाहौर जा रहा है तो उसके किराए में भी इजाफा होगा, क्योंकि बिल्कुल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप देखते हैं या फिर इस तरह के जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट है तो वो किराया बढ़ा देते हैं अपनी मर्जी से। अब 6 रुपये कीमत में इजाफा हुआ, लेकिन किराए में 6 रुपये इजाफा नहीं होगा, वो 10 रुपये, 20 रुपये, 30, और जो बड़े शहरों को जाते हैं वो तो 30 से कम करते ही नहीं है। लेट्स सपोज लाहौर का अगर किराया मिसाल के तौर पर 700 रुपये है तो वो 750 कर देंगे जी, वो डीजल बढ़ गया है। तो विच इज़ रॉन्ग, इसको एक तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इस तरह हर 15 दिन बाद आप एक लेटर जारी कर देते जी पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई, पेट्रोल की प्राइसेस कम ज़्यादा हो गई हैं, डीजल की प्राइस कम होगी, ज़्यादा होगी। तो ये 15 दिन वाला जो सिस्टम है ये कहीं भी नहीं है। इसको एटलीस्ट 1 माह तक, 2 माह तक, 3 माह तक वैल्यूएशन लाजमी होनी चाहिए, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि आपने कितने में चीज़ ख़रीदी है और आपने अगर बेची तो आपको कितना उसका फ़ायदा बिल्कुल हुआ, फ़ायदा मुनाफा हो रहा है। कितना हुआ, प्रॉफिट आपने कितना गेन किया। बट ये अजीब है कि आपने 15 दिन में ही सारी वैल्यूएशन मुकम्मल कर ली। इतने कुछ साइंटिस्ट किस्म के दिमाग बैठे हुए हैं जो कि इस चीज़ को इतना जल्दी जल्दी मैनेज कर लेते हैं, मैयर कर लेते हैं। असल में ये सारा जो फ़ायदा है ये पर्टिकुलर लोगों को पहुंचाने के लेकिन लिए उसका किया यहाँ जाता पर है। ये भी तो है ना, पेट्रोल की कीमत शुक्र है ये नहीं, इसमें नहीं इजाफा हुआ, ये अपनी साबिका कीमत जो है उस पर बरकरार चलो है। इस ये पर हम उनके खराज तहसीन पेश करते हैं उनको और शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, कम भी नहीं की। यहाँ ये भी एक The अलग fact is प्रॉब्लम that है। कि कम भी नहीं की जी, तो कम होना बनता है। अब महंगाई उस लेवल की है कि ये वाले खर्चे हैं, अगर यही कंट्रोल हो जाए, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसान हो जाए ना, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको एक रिलीफ मिल सकता है। अब ये फैसलाबाद के लिए चलो शुक्र की बात है कि चलो ग्रीन बसेज आई, इलेक्ट्रिक बसें हैं तो इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है। आपने शहर में सफ़र करना तो इट्स क्वाइट ईजियर, बट अब वो फंक्शनल कितनी है? तो उनके टर्मिनल में से सिर्फ एक टर्मिनल बना है अभी तक। तो ये चीज़ें हैं। अब दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक मोटर्स की तरफ, व्हीकल्स की तरफ आ रही है, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन हम तक पहुँचते पहुँचते मज़ीद 10 साल लगने हैं, क्योंकि बसेज हमारे तक पहुँचते हुए भी। लेकिन ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, विच इज़ ऑल्सो बिल्कुल इसी तरह से है। गवर्नमेंट की तो- तरजीहात में ट्रांसपोर्टेशन तो है, लेकिन मसला ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े लिमिटेड से हैं। हमें ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा है कि मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपके मसाइल के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल था, डीज़ल की कीमत में इजाफा था। हम देख रहे हैं कि अगर अभी इस टाइम के हवाले से बात करें तो ये एग्रीकल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीक टाइम है, गंदम की काश्त इस टाइम में की जाती है, तो किसान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की थी कि हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया जाता है। लेकिन डीज़ल की कीमत में इजाफा हुआ है, ये चीज़ उन्हें कितनी मुतासिर कर रही है अब्दुर्रहमान, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्योंकि अगर हम ज़राअत के हवाले से बात करें, किसान तो पहले बड़ा परेशान है, ऐसे में डीज़ल की कीमत में इजाफा हमारी ज़राअत को कितना मुतासिर कर रहा है? महविश कुदरती आफात ने किसान के घर का रुख कर लिया हुआ है। पिछले आप यकीन माने जितने भी सैलाब आए हैं, बारिशें हुई हैं, धान की फसल बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई है। इसके अलावा उस दौरान तिल की फसल बुरी तरह से मुतासर हुई है और किसान उस 2-3 माह में कुछ भी काश्त नहीं कर सका, क्योंकि बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उसकी पहली फसलें ही बर्बाद हो रही थी। कमाद अच्छा खासा डैमेज हुआ है, बिल्कुल इस तरह से। कपास डैमेज हुई है। तो ये तो वो सूरत हाल है। फैसलाबाद में अभी सैलाब की सूरत हाल नहीं थी, जंग या दूसरे अजला में जहाँ पे सैलाब था वहाँ पे तो हर चीज़ ने बर्बादी फेर दी। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला ये बना है कि यहाँ पर आप देखें कि हुकूमत की जानिब से जो तवज्जो है वो मरकूज़ नहीं की जा रही। टैक्सेशन बढ़ चुकी है, उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो अमदादी कीमत पर चीज़ें नहीं ले रही। फिर अब ऊपर जो टाइम आया है, अब सिर्फ ये इसका मसला नहीं है बल्कि खाद भी महंगे दामों बिक रही है और अब डीज़ल है वो भी महंगा कर दिया। तो ये अल्टीमेटली किसानों पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट पे भी पड़ेगा। या तो ये होना कि आपने किसानों को बचाना है तो उनको जो है वो डीज़ल पे रियायत दे दें, कोई सब्सिडी दे दें, जो बिल्कुल इसी तरह एग्रीकल्चर से। के लिए पैसे दे दें। इसी तरह से जो है वो ट्यूबवेल एग्रीकल्चर का वो भी महंगे दामों अब चलेगा।
तो अल्टीमेटली सारे के सारे इस रात किसानों पे पड़ेंगे। ये एग्रीकल्चर आइटम्स या फ्रूट्स आइटम, ये भी सारी की सारी किसानों से रिलेटेड होती हैं। तो ये मजमूई तौर पर किसानों को कुदरती आफात के बाद हुकूमती आफात का सामना है कि जिनसे किसानों को जो है वो बचाना ज़रूरी है, उनको रिलीफ देना ज़रूरी है। वो फसलें लगाएंगे बिल्कुल इसी तो तरह ही से। मसला बनेगा। भी आप देख लें कि यहाँ पर वो चीनी को डीरेगुलेट किया जा रहा है, शुगर्स को, ताकि ये अपनी मनमर्जी की कीमतें बिल्कुल, चला किसान सकें। के तो रिफंड के प्रॉब्लम्स भी अभी नहीं रिजॉल्व हो रहे, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डीजल बढ़ गया जी। हर वो चीज़ जो किसान के रेलिवेंट है वो सारी की सारी महंगी हो रही है, उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि लोग एग्रीकल्चर से पीछे हट रहे हैं। जो ठेके 2 साल पहले ज़मीनों के 1 लाख रुपए पे चले गए थे, अब वो 50,000 में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता। वो कोशिश करता है किसी न किसी तरह इसको बाहर भिजवा दें, कोई नौकरी पे लग जाए ताकि इसका रिज़्क चल जाए। बिल्कुल यही वजह है। आपने देखा है कि ज़राअत और एग्रीकल्चर लैंड्स कितनी तेज़ी से कम हो रहे हैं। कि ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, यहाँ पर हुकूमत को मुतहरिक होना पड़ेगा किसान के मामलात को देखने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जी रद्द-बदल जारी था, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं हमेशा से कहती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये तमाम तर मसाइल जो हैं हल होते हों। दूसरी तरफ हम फैसलाबाद के हवाले से बात कर लेते हैं कि फैसलाबाद में 17 ईयर्स बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है। अरसलान, बड़ी अच्छी बात थी, आपने मैचेस भी देखे, कवर भी किए। फैसलाबाद के लोग तो यही चाहते हैं कि हम मुतअद्दिद विजिट्स जो हैं इंटरनेशनल टीम्स के यहाँ पर देखें। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि फैसलाबाद के शहरियों ने इस खुशी को सेलिब्रेट किया कि 3 के 3 मैचेस में हाउसफुल था। बिल्कुल, और इतने ही लोग बाहर खड़े थे कि किसी तरह टिकट मिल जाए या शायद हम अंदर चले जाएं। मुझे तो खैर, मैं तो स्टेडियम में नहीं गई, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी, क्लिप्स देखी, और मुझे देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने कहा हमें देखें क्रिकेट से कितना मोहब्बत है, कितनी लगाव है। तो ये जो क्राउड था ना, ये मिस कर रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट को। बस वो अब लम्हा आया, हमने खुद उसको विटनेस किया है। और बाकी जैसे भी रहमान भाई बात कर रहे थे, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, तीनों मैचों में हाउसफुल था। ऑल्दो हम दूसरा मैच हार गए, लेकिन फिर भी हाउसफुल था। और जो स्टार्स जिनको देखने के लिए लोग आते हैं, उनके आउट होने के बावजूद हमने देखा कि रश रहा है, ख़त्म नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो ये 17 साल का था एक गैप इतना बड़ा, अब वो ख़त्म हुआ और ये आइस ब्रेक हो चुकी है। एंड नाउ वी कैन हैव मोर इंटरनेशनल मैचेस। और इसकी मैं आपको कुछ इस तरह से नवीद सुनाना चाहूँगा कि इन नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर करना है। ठीक है। उसमें T20s भी हैं, उसमें ODIs भी हैं, देयर माइट बी टेस्ट मैच एज वेल। सो उसमें से चांस है कि एक T20 या फिर 2 T20 फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम को मिले। बट उससे भी बड़ी चीज़ ये है, बल्कि मेरे लिए इसलिए मैं बड़ी कह रहा हूँ क्योंकि और फैंस के लिए बड़ी ये है कि पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, पाकिस्तान सुपर लीग। अगर उसके मैचेस इकबाल स्टेडियम में होंगे तो वो उससे ज़्यादा इंटरटेनिंग होगा। बिल्कुल इसी तरह से। तो खबरें ये आ रही हैं कि ऑलमोस्ट 8 मैचेस इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को मिलने हैं PSL के। ये वेन्यू अब PCB ने अडॉप्ट कर लिया एज अ 5th वेन्यू। बिल्कुल बट सही। एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसके मामलात हैं वो इकबाल स्टेडियम की इंतजामिया देखती है, जिनमें तकरीबन 10 के करीब लोग हैं जो कि उसकी सिंडिकेट मेंबर्स हैं। ऑल्दो जो वो मेंबर्स बस नाम के हैं, क्योंकि एक ही बंदा वहाँ पर लगाया हुआ है जो कि सारा काम देखता है, और उसकी वजह से काफ़ी PCB को मसाइल का सामना करना पड़ा ड्यूरिंग द मैचेस। और उसी की वजह से इतने कोई अजीब किस्म के इंतजाम थे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें ड्यूरिंग द मैच हो रही थी कि जो कि बहुत पहले होने वाली थी, और वो कोई बहुत मुश्किल नहीं थी, वो फिंगर टिप्स पे चीज़ें थी। लाइक ब्रॉडकास्टर्स को काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, और बहुत ही अनोइंग चीज़ ये थी कि ऊपर से इवन जो रैपर्स तक नहीं उठाए गए, तो पुराने को सदियों के पड़े हुए थे, सफाई सुथराई की इतनी बुरी हालत थी। तो ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है जो कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की आ रही है कि आप पर PCB ने एतमाद किया, आपको टास्क दिया PCB ने, आपको ये नहीं कि आप फ्री में मैचेस करवा के चलेंगे 3 मैचेस, आपको उसको रेवेन्यू मिलता है। यहाँ पर डोमेस्टिक के मैच होते हैं, उसका भी रेवेन्यू PCB शेयर करता है इनके साथ। अच्छा खासा रेवेन्यू इनको दिया गया है तीनों मैचेस का। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का वो नेशनल कप T20 कप उसका भी था, फिर उससे पहले चैंपियंस वनडे कप का। तो क्या किया स्टेडियम के लिए? कुछ भी नहीं। हम इंटरनेशनल मैच कवर कर रहे हैं 17 साल बाद, और क्या था? कुछ भी नहीं था। तो ये सूरत हाल थी, लेकिन देन अगेन क्रेडिट गोज टू PCB। बिल्कुल उन्होंने ऐसे हालात में भी कहा कि यस वी कैन मेक इट, और फिर मैचेस हुए हैं, क्राउड भी आया, सब स्मूथ चला है। आप ये देखें कि इतनी ज़्यादा रुकावटें थी, इतने सारे मसले थे, पल पल पे रुकावट आपको आ रही है, आपकी चेकिंग किया जा रहा है, आपको 2-2.5 किलोमीटर की रेडियस में आपको पैदल चल के आना है, बट क्राउड वाज फुल।
हाउसफुल था अंदर, तो ये फैसलाबादियों का इजहार था जो उन्होंने मोहब्बत का किया है क्रिकेट से और पाकिस्तान टीम से और अपने जो उनके फेवरेट खिलाड़ियों से। अच्छा, जब महविश, बात हो रही इसमें थी- जी, इकबाल जी। स्टेडियम की इंतजामिया ही है जो नहीं चाहती कि Yes, मैचेस हो। this is the point. 17 साल की रुकावट भी इकबाल स्टेडियम की इंतजामिया ने डाली। इसकी वजह ये है कि वो इकबाल स्टेडियम को कभी किराए पे दे देते हैं स्कूलों को पैसे खाने के बिल्कुल, लिए, स्कूल्स कभी के आप T20 यहाँ से में- अंदाजा लगाएं कि इस इकबाल स्टेडियम में जहाँ पे हमने विटनेस किया है जी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज, इसमें सिर्फ 1.5 साल पहले स्कूल के लिए झूले मंगवा के वो चलाए गए Events, हैं। यार बिल्कुल इसी खुदा तरह का से। खौफ कर लो भाई, आपको आप वर्ल्ड कप होस्ट किया हुआ स्टेडियम ने और आपने उसकी पिच पे झूले चढ़ा के तो वो बड़े लटकवा दिए। तारीखी ग्राउंड है अगर तो हम ये इसकी यहाँ से importance अंदाजा के लगाएं हवाले कि से बात प्रायोरिटीज का करें। ये इनके बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। दे नेवर वांट के वहाँ से उनकी दुकानों का रेवेन्यू जाए, दे नेवर वांट कि उनके जो इर्द गिर्द के यहाँ पर वो तफरी मकामात है वो रेवेन्यू जाए, तो दे वांट सेव दैट। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि इनकी हत्तुल इम्कान यही कोशिश थी कि मैचेस किस तरह से ना हो, कोई वजह कर दे। बट ये थोड़ा सा क्रेडिट हम चाहेंगे कि दे लें जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कुछ कोशिश ज़रूर की है, लेकिन जो मैनेजमेंट है इकबाल स्टेडियम की वो नहीं चाहती थी कि मैचेस हों। बिल्कुल अरसलान, क्यों? जब एक इंटरनेशनल तो- क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे थे ना कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होंगे, फिर बांग्लादेश के मैच शिफ्ट हुए, तो मुझे लग रहा था कि नहीं हो सकते हैं, हम रेडी नहीं हैं। लेकिन मैं इसका क्रेडिट ये देखती हूँ कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने जो वादा किया है वो उन्होंने पूरा किया है। चाहे स्टेडियम रेडी नहीं था उस तरीके से, लेकिन फैसलाबाद की जो आवाम है उन्हें एक अच्छे मैचेस देखने को मिले हैं। लेकिन मसला ये है कि अब हमें अपने स्टेडियम को अप टू डेट करना है। एब्सोल्युटली दिस शुड बी प्रायोरिटी। और स्टेडियम हम पीसीबी ने काम किया, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पे रेनोवेशन थोड़ी बहुत की गई, ये मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, पिंडी में की गई, फिर कराची में अभी भी रेनोवेशन हो रही है। एक कदाफी स्टेडियम में फेज़ 2 में रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है। आपने देखा है कि वो उसकी लुक की चेंज होगी, इस तरह का किया है। अब मज़ीद भी उस पर काम होना है। एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत इस्लामाबाद में भी, ये तो पिंडी में क्रिकेट स्टेडियम है, वेल एंड गुड, इस्लामाबाद में भी क्रिकेट स्टेडियम बनाने का प्लान कर रहा है पीसीबी। बट ये पीसीबी का काम नहीं है कि इकबाल स्टेडियम की रेनोवेशन बिल्कुल इसी करे। तरह से। अगर वो अच्छा पीसीबी और यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पॉइंट पे आ गए थे कि आप ऐसा करें, आप हमें कुछ सालों के लिए स्टेडियम दे दें, ठीक है, हम लीज पर दे दें, हम इसके सारा कुछ देखते हैं, तो हम इसकी रेनोवेशन भी करेंगे, इसको अपग्रेड भी करेंगे, इसको बेहतर भी करेंगे। बट ये लोग नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि इनके बेनिफिट्स, और इन्होंने बहुत ऊपर से गवर्नमेंट के बहुत ऊपर से सिफारिशें करवा दी कि नहीं इधर ये हमारे पास है, हम रेनोवेशन करके देते हैं। और रेनोवेशन की क्या की 4 डब्बे बना दिए उधर फार एंड पे, वो कह दिए प्रोडक्शन के लिए हो गए, और कुछ जनाब पेंट कर दिया, वो भी दुनिया की आखिरी क्वालिटी का। सही। पता नहीं कौन सा पेंट किया कि वो अभी उतर गया है 3 दिन। अभी भी अगर हम जाएँ स्टेडियम के अंदर, जो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, जो स्टैंड्स हैं, वहाँ पर कचरा पड़ा, वो नहीं उठाया गया। और जितने भी इकबाल स्टेडियम में एम्प्लॉई हैं उनके लिए एक दफ़ा इश्तिहार नहीं गया, पता नहीं कैसे आ जाते हैं वो। एक दफ़ा इश्तिहार नहीं आया। इश्तिहार होते हैं ना, जब आप किसी एक इदारा है वो इश्तिहार देता है पहले, बिल्कुल इसी तरह से। स्क्रूटनी उसके लिए, इंक्रोचमेंट उसके लिए, अपने बंदों को रखने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, कोई इश्तिहार नहीं है। इधर से पकड़ के अपना लगा दिया, उधर से पकड़ के लगा, इतना स्टाफ है, 10 बंदे बैठे, बाकी किधर है? बिल्कुल। तो ये तो मैनेजमेंट या इस बात स्टेडियम की है, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो चाहते ही नहीं थे यहाँ पर मैच, तो पीसीबी ने करवा दिए। ये मोहसिन नकवी था चेयरमैन तो मैचेज हुए। अगर कोई और चेयरमैन होता, आप मुझसे लिखवा लें, इकबाल स्टेडियम में मैचेज हो जाते, तो मुझे आप पकड़ लेते आके, यहाँ से पकड़ लेते। ये पॉसिबल ही नहीं था। वो विजनरी बंदा है, वो जो कहता है वो करता है। अभी हम रिसेंटली देखे ना, तो श्रीलंका की टीम छोड़ के जा रही थी सीरीज को, उसने पक्का किया खेलो इधर, और फिर सारे मैचेस पिंडी में करवाए। ये लो, आपने दहशतगर्दों ने अपनी जो औकात है वो दिखाई ना, कि कचहरियों में धमाका कर दिया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से करीब भी कोई 4, 5, 7 किलोमीटर होगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सारे मैचेस भी इधर होंगे, यहीं पर होंगे, श्रीलंका खेलेगी भी यहीं पर। क्रेडिट जाता है ना फिर चेयरमैन पीसीबी को, क्रेडिट जाता है ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, कि जिन्होंने कहा कि नहीं इधर ही होंगे। और फिर ये नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, ये एक औरा है जिसको समझने की ज़रूरत है। ये तो करवाया कि तीनों मैचेस हुए और श्रीलंका ने खेले हैं। फिर ट्राई नेशन सीरीज जो थी, लाहौर के मैचेस भी उठा के पिंडी में लेकर आए। इस बात को लेकर बड़ी एक्साइटेड हूँ कि पीएसएल के मैचेस भी फैसलाबाद में होने जा रहे हैं। इस हवाले से फर्दर भी जी बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली फैसलाबाद में। हमने देखा कि बड़े खूबसूरत और बड़े शानदार मैचेस हुए साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, और एक अक्सर हम बात देखते थे कि पाकिस्तान की टीम आउट ऑफ फॉर्म बहुत जल्दी हो जाती थी, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है इनका मोराल बड़ा बुलंद हो रहा है। और फैसलाबाद के लिए ये अच्छी खबर है कि PSL के मैचेस भी हो रहे हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान, जो कि मैं अक्सर देखती हूँ या कभी आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि इकबाल स्टेडियम मुझे लगता है कि अप टू डेट उस तरह से नहीं है। आपकी नज़र में अगर 3 अमली इक़दामात करने की ज़रूरत हो तो वो कौन से होंगे इकबाल स्टेडियम को इंटरनेशनल हाई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन करने के लिए? देखिए, ये इसकी डिटेल तो अरसलान दुरानी साहब बता सकते हैं क्या होगा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ और जानता हूँ कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नाअहली, नाकामी ये है कि यहाँ पर उन्होंने 17 साल तक मैचेस में रुकावट डाली रखी। वजह क्या है कि वो स्टेडियम किराए पर चढ़ाते हैं। वजह क्या है कि यहाँ पर दुकानें, उनका किराया, दीगर जो फनलैंड वगैरह बनाया हुआ उसका किराया वसूल करते हैं। तो ये उनको लगता है कि ख़तरे में पड़ जाएगा अगर यहाँ पर टूर्नामेंट होते रहे। और अभी यहाँ पर जो PCB ने फ़ैसला लेकर मैचेस करवा दिए हैं तो इसमें भी बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। अब यकीन मानिए कि बाकायदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए कोशिश की जाती है कि मैचेस ना हों। यहाँ पर भी ये कोशिश की गई लेकिन नाकाम हुई, क्योंकि PCB ने ठान लिया था कि मैचेस होंगे। क्योंकि जब इससे पहले चैम्पियन कप करवाया गया था तो उसमें जो क्राउड आया था, अब देखिए अभी रावलपिंडी में मैचेस थे, अब क्राउड की सूरत हाल देख लें, ना होने के बराबर थी। कराची में मैचेस देख लें, वहाँ पर कोई नहीं आया। लाहौर और फैसलाबाद में क्रिकेट लवर मौजूद है और आप इनको ही क्रिकेट से दूर रख रहे हैं। और मकसद क्या है, छोटे छोटे आपके मुनाफे होते हैं जो आपको मुतासर होते हैं, तो आप जो है वो पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही कुर्बान करने पर उतर आते हैं। यहाँ पर बाकायदा ये कंपेन चलवाई गई इन मैचेस के ख़िलाफ़। सही, स्टेडियम की सूरत हाल नहीं है, मैचेस नहीं हो सकते। और यहाँ पर जो बंदे काबज़ हैं वो अरसा दराज से काबज़ हैं और इसी तरह से कब्ज़ा किए हुए हैं, सूरत हाल बेहतर नहीं बनाने दे रहे। हालांकि यही स्टेडियम जो पहले मैचेस की मेज़बानी करता रहा है अभी भी कर सकता है। और अगर अभी भी इस सूरत हाल को इंटरनेशनल अकॉर्डिंग किया जाए तो यकीन माने कि हर सतह के हर जो है वो यहाँ पर जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उन तमाम के मैचेस होंगे। दुरानी साहब अभी जो बता रहे थे कि यहाँ पर जो PSL के मैचेस आ रहे हैं या ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी तो उसमें भी कोई ना कोई शेयर मिलेगा। तो ये इसी सूरत मुमकिन है जब यहाँ पर एक ईमानदार डिसिप्लिन्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो इक़दामात करे, जो शेयर्स मिलता है वो स्टेडियम पर लगाए और उससे ज़्यादा देखिए वसूली भी होगी। 17,000 लोग मैच देखने में आ रहे हैं तो अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। फैसलाबाद की एक पॉजिटिव शक्ल बहाल हो रही है। फैसलाबाद शहर बनेगा ही तब अगर इंटरनेशनली लोग यहाँ पे आएंगे, दूसरे ज़िलों से लोग आएंगे। अगर आप उनका दाखिला ही बंद कर देंगे तो फिर कैसे इसका जो है वो इमेज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैचेस में जितना हमने रश देखा है स्टेडियम के अंदर, उससे कई ज़्यादा हमने बाहर देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे थे कि टिकट्स नहीं मिल पा रही या इतने हम लोग एक्साइटेड हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे स्टेडियम के साथ, कि इसे मेनटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरसलान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? अच्छा, ये बात एक तो ये था कि फैसलाबाद का क्राउड आया, दूसरा ये कि डिसिप्लिन क्राउड आया। कोई इंतशार नहीं, कोई अगली टीम को उन्होंने कुछ नहीं। वो ये ऐसा क्राउड था जो कि सिर्फ पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा था, साउथ अफ्रीकन को सपोर्ट करने के लिए भी लोग मौजूद थे और उनके चौके छक्के पर भी वो दाद दे रहे थे। तो इतना डिसिप्लिन क्राउड आपके पास मौजूद है। इकबाल स्टेडियम क्यों बुरा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए? लोकेशन चेक करें आप, आपकी टीमें सरीना में ठहरती हैं, सिर्फ 3 या 2 मिनट की मुसाफत से वो स्टेडियम पहुंच जाती हैं। उनको कोई दूर नहीं जाना पड़ता, सिक्योरिटी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एरिया आपको कवर करना पड़ता, आपको पूरा शहर आपको ब्लॉक नहीं करना पड़ता। फिर ये है कि जो उसकी लोकेशन बनती है, जो ओवरऑल जो शायकीन आना चाहते हैं वो कहीं से भी आराम से पहुंच सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। फिर ये है कि उसमें ज़्यादा क्या करना है, आपने ऑलरेडी मौजूद है, उसका सब कुछ मौजूद है, आपने उसके डबल टेयर्स करने हैं, आप स्टैंड्स को बेहतर करना है, आपने उसके जो ड्रेसिंग रूम्स हैं यानी कि जो पिलियन एंड और जो फार एंड उनकी बिल्डिंग अपडेट करनी है। दिस इज़ इट। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे रहने दे। उसकी तो जहाँ आपकी टूट फूट है, आप यकीन करें कि इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं फार एंड की बिल्डिंग में, इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं पवेलियन एंड की बिल्डिंग में। मतलब इतने साल इन लोगों ने किया क्या है स्टेडियम के साथ? बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम, और अभी भी 1970 की उसकी लुक आ रही है, बिल्कुल वो लुक आ रही है। मतलब इतने साल, ऑलमोस्ट 50 साल का कोई अरसा बनता है। इतने सालों में, 55 साल में आपने क्या किया? सिर्फ एक काम, पेंट। जब कोई टूर आता है पेंट, जब कोई इंटरनेशनल मैचेस आते हैं पेंट। भाई पेंट नहीं करना,
आप इस पर काम करें, फार एंड पर काम करें, फार एंड की बिल्डिंग को अपडेट करें। वहाँ पर मीडिया बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लोग होते हैं वहाँ पर जो क्रिटिकली हर चीज़ को देख रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया से भी लोग आए होते तो वो क्या इमेज लेकर जाते कि वहाँ पर आपने क्या किया हुआ है। वहाँ पर सामने आप स्टेडियम में बैठ के आपको व्यू नहीं आ रहा था कि आपको स्क्रीन नज़र आ जाए कि आप स्कोर बता दें कि क्या स्कोर हुए। सही। तो क्या फ़ायदा आपका उस स्टेडियम में बैठने का या मीडिया वालों को वहाँ पर जाने का। वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी। वो पीसीबी वाले ने ऊपर खड़े होकर कहा कि भाई खुदा का वास्ता है, ये जो आपने ये ब्लॉक लगाया इसको उतार दे। वो एटलीस्ट स्क्रीन देख के उनको वो टिकर अपने लिख लेंगे या कोई बात बता देंगे। तो वो बाद में हटाया गया ड्यूरिंग दूसरे मैच में। पहले मैच में व्यू नहीं था स्क्रीन का, मीडिया में जो बैठे लोग थे। तो ये इनकी यानी जानबूझ के हरकतें इस तरह की करना कि मैचेस यहाँ पर ना हो। फिर क्या है, अगर इसकी रेवेन्यू कलेक्शन की जाए ना, जो कि नॉर्मल डेज में है, जितनी दुकानें उनका रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, वैसे जो गवर्नमेंट रेट दुकानों का वो और है, लेकिन जो लिया जाता है वो और है। उसकी कोई रसीद नहीं, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं, वो बस चाह रहा है। फिर वहाँ पे क्या है, इन्होंने लीज पे दिया हुआ है वो जो बिल्कुल सामने फनलैंड है वो है, सिंधबाद है वो है, ख़याम किला रेस्टोरेंट है वो है। 3 जगह है ना, तीनों का रेवेन्यू इकट्ठा करें जिस लोकेशन पे ये मौजूद है। तो इकबाल स्टेडियम तो 2 नए बन जाए, बिल्कुल, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? लेकिन वो पैसा लगाया नहीं गया। पता नहीं कौन पीछे है। जो ये सवाल आता है ना, हम तो सवाल कर सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये ऐसा क्यों है। वी आर नॉट टारगेटिंग एनीवन एल्स। हम ये कह रहे हैं कि इतना रेवेन्यू आता है, वो लगता कहाँ पे? स्टेडियम पे कौन सा काम ऐसा हो जो कि मैं, आप, रहमान भाई या कोई भी क्रिकेट फैन जाके कहे कि यार ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम, नो वन विल से। कैसे कह सकते हैं? काम तो हुआ नहीं। आपने 55 सालों में कुछ भी नहीं किया, कुर्सियां तक नहीं लगाई। मतलब इस दौर में, मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ, इंडिया में ना 41 से 50 के करीब इंटरनेशनल वेन्यूज़ है जहाँ पर वो मैचेस करवा सकते हैं, और उनके तकरीबन 20 वेन्यूज़ ऐसे जिनमें रेगुलरली इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। बिल्कुल। वहाँ पर जो क्लब का ग्राउंड है ना, वो भी ऐसा नहीं होता। तो क्यों मतलब आपने इसको रखा हुआ? और ये स्टेडियम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के पास भी रहा है, अभी भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग इसके मेंबर हैं, लेकिन क्या उन मेंबर्स में से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को एक सेकंड दे दें। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर इकबाल स्टेडियम की जो कमेटी है ना, उसके मेंबर है, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि वो इन मैचेस में इनवाइट नहीं की गई। इसी तरह से ये तरजीहात में अगर इकबाल स्टेडियम शामिल हो तो हम देखेंगे कि इसकी रेनोवेशन भी हो रही है, अप टू दी मार्क भी हो रहा है। फर्दर भी हम इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी, वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बात करते हैं फैसलाबाद में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 5 बड़े हलके हैं, यानी 104 के हवाले से बात करें, 98 के हवाले से बात करें, तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बड़ी अरूज पे हैं। कौन से उम्मीदवार जो हैं उनका पलड़ा भारी है। बहुत सारी जो जमातें हैं वो तो वॉकआउट भी कर चुकी हैं। अब्दुर्रहमान, 23 नवंबर के हवाले से बात करें, ज़िमनी इलेक्शन है, क्या देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून हमें इक़्तिदार में आती हुई नज़र आ रही है इन 5 हल्कों में? मैं विश इलेक्शन में जो रुकावट थी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, वो आज जजेस ने केस सुनने से माजरत कर ली है। तो मुझे लग रहा है कि अब इलेक्शन हो जाएंगे। तो इसमें जमातें सिर्फ मुस्लिम लीग नून हिस्सा ले रही है, बाकी फर्दर कोई जमात नहीं है, सभी जमातों का बाइकाट है। जुमरा में अगर बात करें, आज़ाद अली तबस्सुम मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट है, उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के ही अजमल चीमा के साथ है। इसी तरह से वसीम अकरम चट्टा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता, हालांकि वो बाइकाट पे है, लेकिन शायद वो सही फैमिली की जानब से खड़ा किया गया। इसी तरह से जड़ांवाला में बात करें तो तलाल चौधरी के भाई बिलाल मदर चौधरी नून लीग के उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला भी नून लीग के ही नवाब शेर वसीर के साथ है। दीगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं। शहर में देखें यानी 104 में राजा रियाज अहमद के साहबजादे राजा दानिया अहमद नून लीग के कैंडिडेट है, तो आज़ाद उम्मीदवारी उनके भी मुखालफ है, ताहम काबिल ज़िक्र नहीं है। राजा रियाज अहमद के साहबजादे राजा दानिया अहमद बड़े मजबूत हैं और ये 1 साइडेड इलेक्शन है। PP 115 में मियाँ ताहर जमील का मुकाबला बज़ाहिर किसी से भी नहीं है, 2-4 उम्मीदवार हैं आज़ाद, और उनका मुकाबला भी बज़ाहिर जो है वो 1 साइडेड है। इसी तरह से राना अहमद शहरियार खान का मुकाबला भी 1 साइडेड है। शहर में PMLN काफ़ी क्लियर है। देही इलाकों में उनके अपने ही जो लोग उनका हिस्सा रहे हैं, माजी में उनके साथ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उनका ही मुकाबला PMLN वर्सेस PMLN है। वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जो PTI है बाइकाट पे है, जमात इस्लामी बाइकाट पे है, दीगर पीपल्स पार्टी
वो वैसे ही सपोर्ट कर रहे हैं PMLN इसी को, तरह से। कोएलिशन पार्टनर्स हैं। तो दीगर कोई भी जमात मद्दे मुकाबल नहीं है। यूँ फैसलाबाद में PMLN वर्सेस PMLN हो चुका है। अब इसका नतीजा 23 नवंबर को देखते हैं, लेकिन PMLN काफ़ी हद तक क्लियर है। शहरी हलकों में तो कोई मुकाबला बिल्कुल नहीं। इसी तरह से देही एन इलाकों 104 में के हवाले से भी बात कर लें, बड़ा मेजर और बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राजा दानियाल जो है उनकी बर्तरी कहीं ना कहीं देख रहे हैं। जिस तरह से मैं अगर बात करूँ, रोड पे बड़े फ्लेक्सेस लगे हुए हैं और फैसलाबाद के एन 104 बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन हल्का है शहरी एतबार के हवाले से बात करें। देखिए, ये बहरहाल बड़ा अहम है कि इसमें राजा रियाज अहमद जो कि सबका अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, PMLN का हिस्सा बन गए, PMLN की मरकज़ में हुकूमत बनवाई, फिर उनके टिकट पे उनके साहबजादे ने इलेक्शन लड़ा 2024 में। साहबजादा हमर रज़ा कामयाब हो गए थे, वो नाहल हुए, अब दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं और बैरिस्टर राजा दानियाल अहमद फिर से उम्मीदवार हैं। तो मुकाबले में PTI ने कोई बंदा नहीं उतारा, बाइकाट कर दिया इलेक्शन का, तो वो बड़े मजबूत है। वन साइडेड इलेक्शन है, फ्लेक्सेस भी हैं, अपनी कंपेन भी भरपूर अंदाज में चला रहे हैं। और उसके अलावा जो देखा जाए कार्नर्स मीटिंग्स रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं। तो ये वो इलेक्शन है जो 5 हल्कों में होने जा रहे हैं कि जहाँ पर PMLN को कोई नुकसान का ख़दशा नहीं है, कहीं से भी उनको हार का ख़दशा नहीं है। अगर कोई हार भी जाता उम्मीदवार तो वो तो जो दूसरी आज़ाद तरफ भी होगा हम देख रहे हैं वो भी नून लीग का ही होगा, तो वो नून लीग को ज्वाइन कर लेगा। तो ये बहरहाल उनको जो है वो, क्योंकि देखिए अपोजिशन हो तो इलेक्शन लड़ा जाता है, अपोजिशन ना हो तो अब PMLN के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो बड़ी अक्सरियत के साथ कामयाब हों। ये ना हो कि 10,000 वोट लेके MPA जीत जाए, 15,000 वोट लेके MNA जीत जाए। PTI चाहती, एग्जैक्टली PTI यही चाहती है कि टर्नओवर कम हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है, वो रोज़ाना वीडियोस डाल रहे हैं कि टर्नओवर ना बढ़े, टर्नओवर कम से कम रहे, ताकि वो कह सकें कि उनके कहने में टर्नओवर कम हुआ। और वैसे भी 10% से कम टर्नओवर हो तो इलेक्शन कमीशन उसको तस्लीम भी नहीं करता। लेकिन अब्दुर्रहमान, हम देखते हैं कि कहीं पर भी अगर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे होते हैं तो अमूमन आवाम का टर्नओवर कम ही दिखाई देता है, लेकिन 20-25% तक तो चला जाता है। अगर ये 20-25% हो तो ये बड़ा नॉर्मल टर्नओवर होता है। ज़िमनी इलेक्शन में जो 2022 के ज़िमनी इलेक्शन हुए तो वहाँ तो टर्नओवर 58% तक चला गया था। तो ये कुछ मैटर करता है कि यहाँ पर कितनी आपसी लड़ाई है, कितनी कोशिश की जा रही है। राजा दानियाल अहमद, ताहर जमील, राना अहमद, शहरयार खान, बिलाल बदर चौधरी, इज़ाद अली तबस्सुम अगर कोशिश करते हैं, ज़्यादा वोटर्स को निकालते हैं 23 को पोलिंग डे पे, तो फिर ये टर्नओवर अच्छा खासा हो जाएगा। 20-25% हो जाए तो ये कामयाब भी हो जाएंगे और ये इन्हीं का टर्नओवर होगा। अगर ये कम रहता है, वाक़ता नहीं 10% तक रहता है, और ये PTI क्लेम करती है कि उनके बाईकाट पर पब्लिक ने वोट नहीं डाला, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी। ये बहरहाल जो है वो फिर सोचने की ज़रूरत होगी कि PMLN इतना कुछ करके भी कैसे नाकाम है। फैसलाबाद में देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी इलेक्ट्रो बसेज वो आ गई हैं, अभी मेट्रो ट्रेन भी आने जा रही है, जो ट्राम है स्पेशल मेट्रो इलेक्ट्रिक ट्राम चलती है। तो ये इतना कुछ करके भी अगर वो टर्नओवर नहीं निकाल पा रही तो फिर ये उनकी पॉलिसियों पर क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। कितना पैसा लगा रहे हैं, इतने फंड्स लगा रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, फिर इसके बावजूद अवाम उन्हें वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये समझ लें कि PTI अगर बाईकाट में भी है, फिर भी इलेक्शन PTI वर्सेस PMLN ही है कि PMLN का मुकाबला उन बाईकाट वाले लोगों से है जिनका बाईकाट ख़त्म करना है, उनको लाना है, उनसे वोटिंग करवानी है, ताकि ये भी तासुर जाए कि पब्लिक ने वोट डाला है। दूसरे नंबर पे ये तासुर भी जाए कि पब्लिक अभी भी उनके साथ है, क्योंकि अगर 20-25% तक वोट डल जाते हैं फिर ये तासर जाएगा कि PMLN के साथ लोग हैं, PMLN कामयाब हुई है। और ज़िमनी इलेक्शन में इतना ही टर्नओवर रहता है, ज़्यादा अमूमन होता भी नहीं है। लेकिन अगर कम होता है, बहरहाल ये फिर जो है वो एक बड़ी ख़तरों से बड़ी बात होगी। फिर इसमें PMLN को अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज करना पड़ेगी, और जो मामला चल रहे हैं PTI के उनको भी स्पेस देनी पड़ेगी कि अब ये सूरत हाल बन चुकी है कि अब उनके बाईकाट पर इलेक्शन में वोट भी नहीं बिल्कुल आते। इसी तरह से आने वाले जनरल इलेक्शन में कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो फैसलाबाद में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अरसलान, अगर हम 5 हल्कों के हवाले से बात करें, NA 104 के हवाले से, NA 98 के हवाले से, क्या अवामी मसाइल देख रहे हैं? देखिए, मसाइल वही हैं जो पुराने मसाइल हैं, पीने का साफ़ पानी, सेहत की सहूलियात हैं। अब कुछ हल्के तो ऐसे हैं जहाँ पर वो सदियों से चले आ रहे हैं मैं ऐसा कहना चाहूँगा, बट वो दहाइयों से जो चले आ रहे मसाइल उनको हल नहीं किया गया। दूसरी, वो रहमान भाई बात कर रहे थे इलेक्शंस के टर्नओवर की बात कर रहे थे, और बात कर रहे थे कि क्या सूरत हाल होने जा रही है। देखिए, ये कोई वैसे इलेक्शन नहीं है जो कि आम इंतखाबात होते हैं।
यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप यूँ समझ लें कि ये एक किस्म के फ़र्जी इंतखाबात हैं। और अब चूँकि नून लीग वो गवर्नमेंट में है, दे आर डूइंग टू मैनी थिंग्स लाइक दिस ग्रीन बस एंड अदर प्रोजेक्ट्स, सो दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका एक पर्सपेक्टिव बन रहा होता है। तो इस जगह पे आके इंतखाबात होना, तो ये मेरे ख्याल से एक है, टर्नओवर बहुत अच्छा होता है ज़मीनी इंतखाबात में। हम 2022 के इलेक्शंस को निकाले जो कि अक्टूबर में ज़मीनी इंतखाबात हुए थे। बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन ये बात है कि वोट लाजमी कास्ट करना चाहिए। आप देखे ये तो कौमी फरीज़ा है ना, बिल्कुल इसी जो कि तरह अदा से करना ये चाहिए। कौमी फरीज़ा है और उससे बड़ी खुशसलूबी से अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया असलान दुरानी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। वोट जो है ये आवाम के एक इम्पॉर्टेंट हक भी है, लेकिन इससे बड़े इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी जिम्मेदारी से अदा करने की ज़रूरत है। तहकीक और रिसर्च लाजमी है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से। हम देखते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है, दिन का आगाज़ होता है, तो रोज़ाना की बुनियाद पे सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल जारी होता है। वो फ्रूट्स हों, वो वेजिटेबल्स हों, वो चिकन की कीमत हो, तो इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी प्याज की कीमत आसमान से बातें कर रही होती है, कभी हम देखते हैं कि टमाटर एक आम इंसान की पहुँच से दूर दिखाई देते हैं। ऐसे में घर का बजट बनाना ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अंदाज़ा लगाना कि आज कौन सी सब्ज़ी उनके बजट के अकॉर्डिंग बनेगी, कौन सी सब्ज़ी कितनी महंगी है, कौन सी चीज़ जो है वो आपके बजट के अकॉर्डिंग फ़िट बैठ रही है। ये तमाम तर चीज़ें हमारे माइंड में आ रही होती हैं जब भी हम किचन के हवाले से बात करते हैं। और आज क्या बनाया जाए, सबसे पहले ये सवाल बड़ा मुश्किल होता है जी। और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को खातिर खा में रखना होता है, जिसमें हमारा बजट तो सबसे पहले होता है, क्योंकि महंगाई की रेशो बड़ी बढ़ गई है। हम देखते हैं कि एक आम इंसान की पहुँच से बड़ी मामूली सी चीज़ें अब पहुँच से बाहर होती नज़र आ रही हैं। आज से अगर हम बात करें 1 साल पहले जो चीज़ हमें थोड़ी कम में कीमत में मिल रही थी, आज वो आसमान से बातें करिए। चिकन की कीमत भी कुछ इसी तरह से है कि कभी तो हमें ये लगता है कि चिकन जो है वो वीआईपी डिश है, वो सिर्फ जब घर में मेहमान आएंगे तब बनती हुई दिखाई देगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चिकन की प्राइस हमारे बजट के अकॉर्डिंग होती है, और जिस दिन हमारे बजट के अकॉर्डिंग होती है उस दिन की तो क्या ही बात है। और इसी तरह से अगर हम आज की कीमतों के हवाले से बात करें, आज भी कीमतों में रद्दोबदल जारी है। देखना ये है कि प्याज कितना महंगा है, टमाटर सस्ता हुआ है या नहीं हुआ, सेब की क्या कीमत चल रही है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये हमारी सेहत पे बड़ी असरअंदाज हो रही होती हैं। अगर हम सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्रूट्स अपनी लाइफ में शामिल नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी सेहत बड़ी मुतासिर होती है जी। तो कहीं ना कहीं हमें इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करना है। और उसके साथ साथ एक बड़ा चैलेंज ये है कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, हमने अपना बजट भी देखना है। इसी वजह से हम आज का भाव सेगमेंट तरतीब देते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप जब घर से बाहर निकलें तो आपको पता हो कि कौन सी सब्ज़ी किस कीमत पे मिल रही है, ताकि आपको वहाँ जाकर परेशानी ना हो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारी जगहों पे कि हम घर से बजट कुछ लेकर गए होते हैं और वहाँ पर जी पता चलता है कि प्याज तो मार्केट कमेटी की जानिब से कीमत इतनी है, लेकिन यहाँ पर तो इतने पे बिक रहा है। तो आपको आसानी हो जाती है भाव ताव करने में, अगर आपको कीमतों के हवाले से पहले से अंदाज़ा हो, पहले से आप तयन करके गए हों कि सब्जियों की कीमत क्या है, तो आपकी आसानी के लिए ये सेगमेंट जो है तरतीब दिया जाता है। तो चलते हैं हम आज के भाव सेगमेंट की जानिब। उमर रांझा हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा कि आज आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं फलों, सब्जियों और चिकन की कीमत को लेकर। बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ सोमवार की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 26 रुपये कमी के बाद 555 रुपये से 529 रुपये, जबकि मार्केट में 600 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फार्मी अंडा सब का कीमत पर बरकरार रहते हुए 347 रुपये फ़ी दर्जन, आलू कच्चा छिलका 95 रुपये फ़ी किलो, जबकि मार्केट में 100 से ज़ायद पर फ़रोख्त हो रहा है। प्याज 110 रुपये फ़ी किलो, जबकि मार्केट में 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर 20 रुपये इजाफे के बाद 85 से 105 रुपये फ़ी किलो, जबकि मार्केट में 110 से 150 तक। अदरक चाइना की कीमत 350 रुपये, लहसुन हराई 10 रुपये इजाफे के बाद 270 से 280, सब्ज़ मिर्च की कीमत बगैर रद्दबदल के 70 रुपये, फूल गोभी सब का कीमत पर बरकरार रहते हुए 25 रुपये, जबकि मार्केट में 70 से 100 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह घिया कद्दू 5 रुपये इजाफे के बाद 55 से 60 रुपये, जबकि मार्केट में 100 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह बैंगन 5 रुपये इजाफे के बाद 45 से 50, मटर सब का कीमत पर बरकरार रहते हुए 220। इसी तरह बात की जाए सेब काला कुल्लू पहाड़ी सब का कीमत पर बरकरार रहते हुए 320 रुपये, जबकि मार्केट में 310 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है।
केला सबका कीमत 120 रुपये पर, जापानी फल सबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 220 रुपये फ़ी दर्जन। इसी तरह अनार बनाना सबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 550 रुपये, जबकि मार्केट में 500 तक फ़रोख्त हो रहा है। संगाड़ा 110 रुपये, जबकि मार्केट में 150 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया उमर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं हमारी ज़िंदगियों के हवाले से। ज़िंदगियों में बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे असरअंदाज हो रहे होते हैं। सेम इसी तरह से जिस तरह से सब्जियों की कीमत हमारे बजट पे असरअंदाज हो रही होती है, इसी तरह से सोने की कीमत जो है ये भी हमारी ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा गहरा असर डाल रही होती है। कुछ लोग जो है वो गोल्ड को सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। अगर हम दीगर कारोबार के हवाले से बात करें, प्रॉपर्टी के बिज़नेस करने वाले लोग ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी बड़ी मुतासिर हुई है तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने को एक अच्छा रास्ता समझते थे। लेकिन गुज़श्ता हम 1-2 महीने से देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमत कहीं पर स्टे नहीं कर रही है। आलमी मार्केट में भी कभी सोने की कीमत में बड़ा इजाफा दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं मुकामी सतह की कीमतों में एक दिन में 3-3 दफ़ा इजाफा देखने को मिल रहा होता है, जिससे आम शहरी की ज़िंदगी बड़ी मुतासिर हो जाती है। अगर हम गोल्ड को हमारे कस्टम के अतबार से देखें, हमारी रस्म व रिवाज के अतबार से देखें तो हम बड़े रस्मों में शामिल करते हैं। एक गरीब के लिए आज से अगर 10-20 साल पहले गोल्ड के हवाले से बात करें, ख़रीदना मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। अभी की कीमत के हवाले से बात करें, हम देखते हैं कि एक दिन में कभी 10,000 की कीमत का इजाफा हो रहा होता है, कभी 5,000 की कीमत का इजाफा हो रहा है। और तो कभी ऐसा भी होता है कि सोने की कीमत जो है वो कम दिखाई दे रही होती है, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं होती कि एक आम इंसान जिसका कारोबार बड़ा लिमिटेड सा है, जिसके पास जॉब जो है वो सैलरी उसकी बड़ी लिमिटेड सी है, तो उसके लिए सोना ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इसमें अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड के हवाले से, वो भी कहते हैं कि अब इसमें समझ नहीं आ रही कि आया कि हमें ये स्टे करने की ज़रूरत है या इंतज़ार करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में गोल्ड महंगा हो या सस्ता हो। तो बड़ी मिली जुली सी राय है जो कि गोल्ड की कीमत को मुतासिर कर रही हैं। और ऐसे में अगर गोल्ड के कारोबार करने वाले के हवाले से बात करें तो वो भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं। जी वो कहते हैं कि आज से अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तो हम देख रहे थे कि कारोबार जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन आज की मजमूई सूरत हाल भी कुछ इसी तरह से। आज के गोल्ड रेट के हवाले से बात कर लेते हैं। जी आज का पर तोला गोल्ड रेट सराफा मार्केट में कुछ इस तरह से है, 4,38,390 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,75,855 रुपये में जी 10 ग्राम गोल्ड फ़रोख्त हो रहा है सराफा मार्केट में। कीमत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टिल बड़ी हाई देखने में मिल रही है और आम इंसान की पहुंच से दूर है। करेंसी रेट देख लेते हैं। जी आज के करेंसी रेट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले यूरो की कीमत देख लेते हैं। यूरो जो है वो हमेशा की तरह हम इसकी प्राइस में देख रहे हैं कि मुस्तकिम है, लेकिन आज 2 रुपये का इजाफा इसमें दिखाई दे रहा है। अगर इसकी बाइंग पावर देखें 332.2 है और 335.7 में सेल किया जा रहा है। सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.65 में बाय किया जा रहा है और 76.25 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.8 में बाय किया जा रहा है और 77.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड अगर देखें इसकी कीमत 381 में बाय किया जा रहा है और 384 में ही सेल किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत हम देख रहे हैं मुस्तकिम है, स्टेबल है। यूएस डॉलर की कीमत 281.35 है और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 281.65 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। ये थे आज के मजमूई तौर के करेंसी के रेट। और इसी तरह से हम बात करते हैं जी फैसलाबाद की आवाम के मसाइल के हवाले से। इन्वल्टी पुल, झाल वाला पुल, हमने देखा है कि इसकी अप टू डेट होने का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक की डाइवर्शन के लिए बड़ा मेन और इम्पॉर्टेंट पुल समझा जाता था। मौजूदा सिचुएशन क्या है, इस पे बात करने के लिए इमरान असलम हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, ये बताइएगा कि क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं झाल वाले पुल की, कितना काम मुकम्मल हो गया है? जी बिल्कुल, जो फैसलाबाद में इन्वर्टी पुल की रीकारपेटिंग थी उसका काम हाईवे डिपार्टमेंट की जानब से मुकम्मल किया गया। अभी चूंकि फैसलाबाद का जो मशरूफ फ्लाईओवर है जाल फ्लाईओवर, उसकी एक साइड का काम तो मुकम्मल कर दिया गया है ज्वाइंट तब्दीली का, जबकि दूसरी साइड का जो काम है वो भी जारी है और अप्रॉक्सीमेटली जो है 15 से 20 रोज के दौरान वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। हाईवे डिपार्टमेंट की जानब से 7 करोड़ से ज्यादा की लागत से जाल का जो फ्लाईओवर है उसकी ज्वाइंट की तब्दीली का काम जो है वो किया जा रहा है और इस पर जो है वो डीसी और कमीशन की जानब से नोटिस भी लिए गए थे। और मारूफ जो है ये मशहूर फ्लाईओवर है जैसे रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों गाड़ियाँ जो है आमदरफ्त करती हैं। तो ऐसे में ज्वाइंट खसारे की वजह से पुल के मबैन दरारें पड़ने का खदशा था, जिस पर जो है हकाम बाला की जानब से नोटिस लेते हुए 7 करोड़ की लागत से फैसलाबाद
जाल जो फ्लाईओवर है उसकी ज्वाइंट की तब्दीली का काम जारी है। और इसके साथ साथ फैसलाबाद में जैसा कि गुल्लापुर है, निशाताबाद पुल है, इसकी बहाली के हवाले से जो है उनकी स्टडी तैयार की जा रही है, क्योंकि ये भी पुल मारूफ मशहूर शाहराएं हैं और ऐसे में इनकी पुलों की बहाली और रिहेबिलिटेशन के हवाले से इमरान, ये भी बताइएगा, झाल वाले पुल के हवाले से बात करें तो इस पर ट्रैफिक का बहाव हमें अमूमन ज़्यादा दिखाई देता था। अब ये पुल क्योंकि तामीर मरम्मत की वजह से थोड़ी देर के लिए क्लोज़ है, थोड़े वक्त के लिए क्लोज़ है, तो ट्रैफिक डाइवर्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं? पहले जब समुंदरी रोड की तरफ जाने वाली ट्रैफिक थी उसका रुख डिस्कोट नोवेल्टी पुल साइड पे मोड़ा गया था, और इसी तरह अब जो सतियाना रोड से आने वाली ट्रैफिक है वो भी मुतबादल रूट से जैसा कि डी ग्राउंड और इसके साथ साथ गुल्लापुर का इस्तेमाल करके स्टेशन के उधर पहुँच सकते हैं। और सिटी ट्रैफिक पुलिस और हाईवे डिपार्टमेंट की जानब से जो मुतबादल रूट हैं वो भी दिए गए हैं। समुंदरी रोड, सतियाना रोड, जड़ावाला रोड की तमाम ट्रैफिक को जो है वो अल्टरनेट डाइवर्शन दी गई है, और ट्रैफिक पुलिस की जो वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो भी तैनात हैं। और इसके साथ साथ ट्रैफिक में बिला तवक्कुल खलल ना बने इस हवाले से शहरी को गाइड भी दी जा रही है। और एक साइड मुकम्मल तौर पर ओपन कर दी गई है ज्वाइंट तब्दीली के बाद। अब दूसरी साइड जो सतियाना वाली साइड, सतियाना रोड वाली साइड है, उस पर काम जारी है और अप्रॉक्सीमेटली 20 रोज के दौरान इस पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिसके बाद ये पुल जो है अपनी ज्वाइंट जिसे कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर आप लोग यहाँ पर वजनी ट्रैफिक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ज्वाइंट खस्ता हाल थे वजनी ट्रैफिक के बायस जो है वो पुल में दरारें और दीगर वाइब्रेट करने का खदशा था। अभी 7 करोड़ रुपए की लागत से ज्वाइंट्स है वो काम मुकम्मल किए जाएंगे, जिसके बाद ये पुल की हालत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान असलम तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद की अगर हम तामीर मरम्मत के हवाले से बात करें, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। झाल पुल को भी रेनोवेट किया जा रहा है और इसी तरह से शहर के दीगर सड़कों पे भी हम देख रहे हैं कि पैच वर्क जारी है। जी, वक्त हुआ है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं जी सेहत के हवाले से। सेहत जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और हम देखते हैं कि हमारी सेहत पे बड़े असरात होते हैं हमारी ख़ुराक की वजह से। हम देखते हैं सोयाबीन जो है वो इंसान की सेहत के लिए बड़े मौजू होते हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा स्नैरियो के हवाले से बात करें, अभी के वक्त के हवाले से बात करें, तो ये सोयाबीन की हार्वेस्ट की टाइमिंग है और ऐसे में कौन सी चीज़ें मौजू हैं काश्तकारों के लिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू इस सारी चीज़ की जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि सरसों की इंसान की ज़िंदगी पे क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से मौजू है और किसान इस चीज़ को किस तरह से आगे लेकर एक्सपैंड कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हाफिज़ साद बिन मुस्तफ़ा साहब ने, प्रिंसिपल हैं साइंटिस्ट ऑयल सीड्स अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं हाफिज़ साहब? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर महरुन्निसा ने, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। अगर हम इंसानी सेहत के हवाले से बात करें, न्यूट्रिशन के हवाले से बात करें, तो बड़ी ख़ास एक अच्छा विज़न रखती हैं इंसानों को जो है प्रमोट करने के हवाले से, स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के हवाले से। तो आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मैडम आप? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हाफिज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अगर हम आज के दौर के हवाले से बात करें, हम कहते हैं कि हमारी सेहत पे बड़े मुज़र सेहत असरात रूनुमा हो रहे हैं, हमारी डाइट बेहतर नहीं है। तो ऐसे में अगर हम सोयाबीन्स की अफादियत के हवाले से बात करें, इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें, और इसके साथ साथ अगर हम इसका दूसरा पहलू ज़राअत के एतबार से देखें, काश्त करने के हवाले से और हार्वेस्टिंग के हवाले से, क्या देख रहे हैं आप? जी, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें, आज हम अगर बात करें हेल्थ के हवाले से, जैसे आपने बात की है, तो हमारी यंग जनरेशन से लेकर हमारे मिड जो जनरेशन है और हमारे ओल्ड एज, सभी जो प्रॉब्लम का शिकार हैं। इवन जो बच्चे हमारे हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम का, उसमें जो हम माल न्यूट्रिशन है, यानी कि सही खुराक की क्वालिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है, और हम ज़्यादा जिसमें रोल प्ले कर रहा है वो ऑयल कर रहा है, जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं बड़ी मिकदार के अंदर, जिसमें पाम ऑयल है और वो सैचुरेटेड फैट्स हैं। और हमारी अगर फूड की हैबिट देखें वो टोटली चेंज हो गई है। हम फास्ट फूड की तरफ और तली हुई चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन जो ऑयल का है वो 6 किलो से 24 kg पर एनम चला गया है।
तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसी वजह से आपको जितने भी ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के इश्यूज़ हैं, डायबिटिक इवन है, जितने भी और आपके जोड़ों के इश्यूज़ हैं, दर्द है, इन्फ्लेशन है, ये सारे मसाइल हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी डाइट और स्पेशली जो है ऑयल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हैं। तो सोयाबीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो क्रॉप है। अगर हम इसे दुनिया की फूड सिक्योरिटी कहें तो ये बहुत ही अच्छा लफ्ज़ होगा, क्योंकि आपकी ह्यूमन की खुराक, आपके जानवरों की खुराक, आपकी पोल्ट्री जितनी है वो इस पे, उसके साथ साथ फ़िश जो हम खा रहे हैं उसकी खुराक में भी ये लाजमी जुज़्व के तौर पे होती है, क्योंकि इसमें 40% से ज़्यादा जो है प्रोटीन है और तकरीबन 20% ऑयल कंटेंट होते हैं, और दोनों ही बड़ी अच्छी क्वालिटी की मैडम बताएंगी कि कितनी अच्छी उसमें न्यूट्रिशन होती है। तो अभी हम ये भी बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अब इस पर यहाँ पे लोकल रिसर्च भी बड़ी अच्छी हुई है, जिसमें हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैराइटीज़, और इवन अब एक नई जो रिसर्च आई है कि डिटर्मिनेट वैरायटी हमने डेवलप कर ली है सुपर सोयाबीन के नाम से। उस ना सिर्फ वो हमारे हाई टेम्परेचर के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करके अच्छी यील्ड देती है, बल्कि उसकी क्वालिटी भी बहुत अब अच्छी ये मुमकिन हो गया है कि सोयाबीन जो है वो हम पाकिस्तान में काश्त कर सके, क्योंकि अगर आपने जिस तरह से सेहत के एतबार से इसके फ़ायदे बताए हैं, मुझे ये लगता है कि हमें इस फसल की तरफ भी आना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल आना पड़ेगा, ना सिर्फ अपना इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए बल्कि अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसको बेहतर करने के लिए। देखिए हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी नहीं कर रहे, ठीक है, वो ना वो हम एग के ज़रिए पूरी कर रहे हैं, ना हम पोल्ट्री के ज़रिए। जो सोयाबीन ऐसे प्योर मैन मीट कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी होती है। इससे ना सिर्फ हम अपनी पोल्ट्री और जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकते हैं एडिबल ऑयल, बल्कि इसके मैडम बताएंगी आपको कि इसके घर के अंदर बड़े अच्छे कबाब बन सकते हैं, टोफू बन सकते हैं, और सोया मिल्क जो है वो दुनिया में बड़ा फेमस है, वो आप इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं और अपनी बाकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो हर्डल था कि हाई टेम्परेचर, हमारा दुनिया में सोयाबीन 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पे होती है, हमारा आपको पता है 45 और 50 टेम्परेचर जाता है। तो इसमें जो सुपर सोयाबीन है इसने बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, और इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी भी और इसकी यील्ड भी, और ये मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसको हम काश करके अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि अब हमारी इंडस्ट्री लोकल कल्टीवेशन को प्रमोट करे और इसको फार्मर को बाई बैक गारंटी दे और उसे ख़रीदे, ताकि मुल्क के अंदर सोयाबीन प्रमोट हो। और अब तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है ना, हमारी सॉइल भी ख़राब हो रही हैं। इसके अंदर एक एडिशनल जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये नोडुलेशन करती है और इसके पत्ते सारे ऑर्गेनिक मैटर बन के हमारी ज़मीन को जो है उसकी सॉइल रिक्लेमेशन करती है। बिल्कुल सही। अगर हम ज़मीन के ज़रख़ेज़ी के हवाले से बात करें, हाफिज़ साहब आपने देखा होगा कि बड़े ऐसे इलाके थे जो आज से 5-10 साल पहले बड़े ज़रख़ेज़ थे, आज उनकी ज़रख़ेज़ी ख़त्म होती जा रही है। डॉक्टर मेहरुनिसा साहबा, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ सोयाबीन के इंसानी सेहत के फ़ायदा आप बताएं, क्योंकि आज के दौर के हवाले से बात करें, हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे ओल्ड एज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हर किसी को सेहत के मसाइल आते हैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये, जैसे कुछ तो हाफिज़ ने प्रोडक्शन का सेक्शन कवर किया है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो ही नहीं रही सोयाबीन की ना, और हमारे लोग जानते ही नहीं हैं कि सोयाबीन है क्या। तो उसमें इनका अदारा है और हम लोग हैं मिलके काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो हमारा इशू है ना, हमारे बच्चों से लेके बड़ों तक हम लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, ठीक है। और जैसे हाफिज़ ने बताया कि 40% इसमें प्रोटीन है और इसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम दोनों सोर्स जो कि हम मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें हम मेन हमारी एनर्जी का सोर्स है, हम दोनों इससे ले सकते हैं। और आप ये देखें कि हमारी जो प्रोटीन है वो हम बच्चे ही नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि जिनकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है और जिसकी वजह से वो प्रोटीन उनको पूरी नहीं मिलती, हमारे बड़े भी इसी तरीके से हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान में सिर्फ वीट को प्रमोट किया गया, यानी कि कंपटीशन कॉर्न्स का था, तो कॉर्न जो है वो एनिमल सोर्स एनर्जी सोर्स था, तो हमारा एनर्जी सोर्स सिर्फ वीट था। लेकिन हम प्रोटीन को बिल्कुल भूल गए कि हमारी कोई प्रोटीन सोर्स भी होनी चाहिए। तो नो डाउट कि हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग एनिमल सोर्स भी यूज़ करते हैं, जिसे हमारा चिकन ने काफ़ी ओवरकम किया है इसकी डेफिशिएंसी को। लेकिन हमारा प्लांट सोर्स में बहुत ज़्यादा जो अगर हम लोग प्रोटीन ले सकते हैं तो वो सोयाबीन है। मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट बनाई हैं, हम लोग ये लोगों तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप सोयाबीन को अपनी डाइट का बिल्कुल। लेकिन मैडम इससे पहले तो पता भी नहीं था कि सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का भी एक जरिए है। बहुत सारे लोगों को इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये कितना हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हो सकता है।
ये इतना ज़रूरी है कि इसमें कुछ ऐसे फिनोलिक कंपाउंड्स भी हैं जिसमें एस्ट्रोजेनिक आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो कि हमारी हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को। आप ये देखें कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में, इवन कि हमारे एशियाज़ को जैसे चाइना, कोरिया है, वहाँ पे तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे जो कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन जो सी, हमारी बच्चियाँ जो सी हैं, इवन कि हमारे मेल जो से, वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी उनका इशू है। प्रोटीन तो आप छोड़ दें, हम और भी बहुत सारी डिजीज़ में जा रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स ऐसी प्रोडक्ट डेवलप कर सकें जिससे कि हम कम से कम प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी दूर कर सकें और हम वो न्यूट्रिएंट्स बीच में उन प्रोडक्ट्स में ऐड कर सकें जो कि हमारे डेफिशिएंट हैं। इसी तरह सोयाबीन के हम लोगों ने बिस्किट्स भी बनाए हैं और सोयाबीन के बिस्किट्स में और हम लोगों ने उसमें कोलिन और नो डाउट का उसका सोर्स एग है और आइसोफ्लेवोन्स और उसको बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल के उसकी प्रोटीन तकरीबन 16% की। यूँ हम बिस्किट लेते हैं सिर्फ स्टार्च होता है, स्टार्च में भी हम लोग क्या करते हैं वो बिल्कुल रिफाइंड किस्म का। और हमारे तो कुरान पाक में भी सीधा है कि क्रूड चीज़ें इस्तेमाल की बिल्कुल इसी तरह से रॉ मटेरियल, खाम चीज़ें, हम लोग तो वो छोड़ गए हैं। वैल्यू एडिशंस हमारी उन चीज़ों की होनी चाहिए जिसमें कि हम लोगों की सेहत को मद्देनज़र रखा जाए। लेकिन हम लोग वो ज़रा वैसे भी टेस्ट के ज़्यादा, क्योंकि सोशल एनिमल है तो हमारा बिहेवियर ही ऐसा है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं। हमारे जो हमने अपने टेस्ट बड्स को ना आदी नहीं किया हुआ, हमने अपने टेस्ट बड्स को आदी किया हुआ है फास्ट फूड की तरफ। आप देखिए हम कितना चले जाते हैं। अगर ऑयल के हवाले से भी हम बात करें तो हम ज़्यादातर ये नहीं देखते कि हमारी सेहत के लिए कौन सा ऑयल बेहतर है, हम ये देखते हैं कि जिससे स्मेल ना आ रही हो या हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ मैटर कर रही होती है। हम टेस्ट को सबसे पहले प्रेफर कर रहे हैं। आप ये देखिए हमारा ऑयल भी बाहर से यानी कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। और हम लोग प्रोटीन भी, इवन के पोल्ट्री इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री, फिश इंडस्ट्री सब सोयाबीन बाहर से मंगवाती है। और ह्यूमंस ने तो कहाँ लेना है कि उसका तो खैर हम बहुत अगले उसमें चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हमने प्रोडक्शन लेनी है, पैसा कमाना है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उधर होती है। ह्यूमंस में तो इन्वेस्टमेंट इस किस्म की होती नहीं है, वो तो हमें खुद ही देखना है। अब तो जब से हमारी न्यूट्रिशन HND या न्यूट्रिशन साइंसेस डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश हुए हैं 2010 के बाद पाकिस्तान में, तो इस पर काफ़ी इस सिलसिले में कि ह्यूमन हेल्थ के लिए कौन सी जो हमें स्टेप लेने चाहिए, तो उसमें न्यूट्रिशन इज़ अ मेजर सेगमेंट है जिसे हमें देखना है और हमें लोगों को बताना है इस चीज़ का। तो हम लोग दोबारा सोयाबीन पे आ जाएं, तो सोयाबीन में ऐसा है कि हम लोग जब तक लोगों को ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो वो उस तरफ आएंगे भी नहीं। उसको डेफिनेटली हम अपने, जैसे हम लोगों ने गंदम का अपना खुराक का हिस्सा बनाया हुआ है, इसी तरह से सोयाबीन को हम खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। हम अपने आम ठेले वाले को भी कह सकते हैं अगर उसने हमारे शकरकंदी और बीच में दूसरे बीन्स डालने तो वो इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं सोयाबीन। तो ऐसा ऐसा लोग इस चीज़ के आदी हो जाएंगे, कोई इतना बिग डील नहीं। यस, हम लोगों ने अब 6 मेरे रिसर्च इस वक्त बच्चों ने इस पे काम किया है, जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमम सोयाबीन रोटी में ऐड किया है। और उसमें डेफिनेटली वो प्रोटीन सोर्स है, सिर्फ एक स्टार्च ही नहीं हम लोग खाएंगे। और क्योंकि हमने तो आटे में भी 2, 3, 4 वैरायटी करनी है ना, तो उसमें हम लोग ब्रांड तो ले ही नहीं रहे। पहले तो व्हीट ब्रांड बीच में जाता था और वो एक गुड प्रोटीन सोर्स भी होता था, एनर्जी सोर्स भी होता था, और उसमें मैक्सिमम प्रोटीन तो उसके साथ लग के चली जाती थी। तो चांद बुरा हम लोगों ने निकाल के साइड पे कर दिया और हम लोग वाइट आटा खाना पसंद कर रहे हैं, तो हम लोग खुद अपने आप को डेफिशिएंट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा फूड सोर्स होगा अगर हम लोग अपने लोगों को इसकी तरफ लेकर आएँ। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैं खुद भी घर में करती रहती हूँ, और वो टोफू बना लिया, जैसे हम लोगों ने, मैंने मंगोचियाँ बनाई हैं इसमें, फिर मैंने बिस्किट्स इसमें हैं। और वो बिस्किट ऐसे हैं कि अगर एक फीमेल या मेल उसको 40 या 30 ग्राम वो ले लेता है तो उसकी बहुत सारी प्रोटीन 16% है, तो एक मील उसकी पूरी हो जाती है, यानी कि एक टाइम उससे भूख भी नहीं लगती है। वो हम वेट मैनेज भी कर सकते हैं उसमें। फिर हमारे आइसोफ्लेवोन्स जा रहे हैं जिससे कि हमारे रिप्रोडक्टिव आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के इशू आ रहे हैं, बहुत सारे इशू आ रहे हैं, तो हम उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। इस पर रिसर्च हो चुकी, पेपर पब्लिश हो चुके हैं। लेकिन बात यह है कि आउटरीच प्रोग्राम करना, लोगों में डिसेमिनेशन करनी, लोगों को बताना। जब तक हमारे फार्मर्स हैं वो सारा का सारा क्या है कि हमारी जब तक गवर्नमेंट और साइंटिस्ट आपस में मिलके नहीं करेंगे तो ये इसकी प्रोडक्शन भी यहाँ पे होना मुश्किल नहीं है। खैर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं जो तहकीकाती इदारे हैं
अलॉन्ग विद एकेडेमिया है, बिल्कुल इसी तरह इसको से promote करने की कम्युनिटी कोशिश एंगेजमेंट कर बहुत रही ज़्यादा है। ज़रूरी है। अगर हम अपनी सेहत के हवाले से बात करें तो सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें सोयाबीन के हवाले से बात कर लें, सरसों के तेल के हवाले से बात कर लें, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो हमें हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे, और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले इंसानी सेहत के हवाले से। हम देखते हैं कि आज के दौर में केमिकल के हवाले से हम बात करते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये तमाम तर चीज़ें हमारी सेहत पे रूनुमा हो रही होती हैं, इनके असरात, जिसकी वजह से हम एक हेल्दी लाइफ या एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर पाते। सोयाबीन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जी ये पाकिस्तान में भी काश्त की जा सकती है और इसके लिए किसानों का ताउन भी दरकार है। हुकूमत की जानिब से भी इस चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए, इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से इनिशिएटिव लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाफिज़ साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर किसान सोयाबीन की काश्त की तरफ आते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? जी, बहुत किसान जो है ना वो तैयार हैं और हमारी ज़रूरत भी है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज के अंदर अपनी ज़मीन की हेल्थ के बेहतरी के लिए, क्लाइमेट की बेहतरी के लिए तो ऐसी क्रॉप्स लेके आएँ। देखें सिर्फ गंदम, जैसे मैडम ने बात की थी, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम कार्ब्स खा खा के ये सारे प्रॉब्लम्स, हमारे जो शुगर जो हाई हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी आना पड़ेगा और क्रॉप्स मुख्तलिफ, और जो दूसरे अब जो हमारे मार्केटिंग के इश्यूज़ हैं, गंदम बिकती नहीं है, कम होती है, उस पर भी हमें दूसरी क्रॉप्स में आएंगे हम। जो अब सबसे पहले तो ये है कि देखना चाहिए कि उसकी ज़मीन किस तरह की, आबो हवा कैसी है। तो अभी जो हम रिकमेंड कर रहे हैं इनिशली वो ये है कि आपका साहिवाल, उकाड़ा, शेखुपुरा, फैसलाबाद है, सरगोदा है, लाहौर, ये जो एरियाज़ हैं ये क्वाइट सूटेबल हैं सोयाबीन पे के लिए। यहाँ पे आप अच्छी प्रोडक्शन, प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आपका पानी भी वहाँ पे अच्छा होना चाहिए क्योंकि अच्छे आबो हवा की फसल है, ठीक है। उसके साथ साथ आप जो है ना इसकी सही वक्त पर कटाई बिजाई करें, जो फर्टिलाइज़र हैं वो बैलेंस इस्तेमाल करें, जो आपका तरीका काश्त है वो भी उसके जो रिकमेंडेड तरीका काश्त है उसके मुताबिक आप करेंगे तो आपने कीड़े मकोड़ों से इसकी बचत रखनी है। और सही वक्त पर जब इसकी कटाई करेंगे तो इंशाल्लाह 25 मन तक एवरेज आप ले सकते हैं, और जो अच्छी मज़ीद केयर होगी तो 30 मन से ऊपर तक भी हम इसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। और इस तरह अगर 8,000 रुपये मन फी इसका एकड़ का, एक मन का रेट है, तो आराम से हम इससे 1,00,000-1,50,000 रुपये पर एकड़ जो है, और ये 90 डेज़ टू 100 डेज़ की क्रॉप है, ठीक है। और इसके बाद आसानी से आप गंदम लगा सकते हैं। जुलाई, मिड जुलाई के बाद ये लगेगी और गंदम से पहले इसकी कटाई हो जाती है और आराम से आप गंदम लगा सकते हैं। और गंदम की पैदावार भी आपकी अच्छी होगी क्योंकि ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रही है और हवा से नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो भी कर रही है। आपकी कम अज़ कम भी 20-25% गंदम की पैदावार बढ़ जाएगी जिसने पहले सोयाबीन लगाई होगी। बिल्कुल सही, ज़मीन की ज़रख़ीज़ी बढ़ जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारी इंडस्ट्री है ना वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हम बहुत बड़ी मिकदार में सोयाबीन यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर थोड़ा सा सपोर्ट फार्मर को करे और जो फार्मर लगाए उससे अच्छे रेट पे ख़रीदे ताकि फार्मर मोटिवेट हों, इसका एरिया बढ़ाएं इसके ऊपर। क्योंकि फार्मर का मसला सिर्फ यहाँ पर आता है, वो हर तरह से ताउन के लिए हमेशा से रेडी रहता है, लेकिन जहाँ पर उससे उसके बेनिफिट्स देने के हवाले से बात आती है तो वहाँ पर अगर उसे बेनिफिट्स नहीं मिलते तो फिर वो उस तरफ इतना तवज्जो नहीं देता है। इस चीज़ पे बड़े सोचने की ज़रूरत है और ये तब होगा जब हुकूमत इस चीज़ को संजीदगी से लेगी, सोयाबीन की अफादियत और अहमियत को समझेगी। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम इंसानी सेहत के हवाले से बात कर रहे थे, अगर हम आज के दौर के हवाले से बात करें, मैं ये समझती हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो कि ऑयल का इंतखाब करने से पहले सोचते होंगे। हम बिल्कुल एक मार्केट में जाते हैं और हम देखते हैं कि जी ये ऑयल ठीक है, ले लेते हैं, लेकिन हम रिसर्च नहीं करते। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर हमें एक ऑयल का इंतखाब करना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? हाँ, सबसे, क्योंकि ये बड़ा टफ़ क्वेश्चन है जो कि मैं एड्रेस पता नहीं कर पाऊँगी भी या नहीं। आप ये देखें कि हम ऑलिव ऑयल की तरफ जाते हैं जबकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन ऑलिव ऑयल्स की नहीं होती, और हम लोग उसमें एक लेमैन को इतना पता नहीं चलेगा कि उसमें फैटी एसिड प्रोफाइल्स क्या हैं। जब हम लोग फैटी एसिड प्रोफाइल्स को देखते हैं तो फिर हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि यस ये अच्छा है, ये बुरा है। हमारे कैनोला है, बहुत अच्छा है, ये सोयाबीन है, बहुत अच्छा है, सनफ्लावर है, अगर हम इसका ब्लेंड भी ले लें तो इट्स ए गुड कि बाज़ का कैनोलिव के नाम से या कुछ और ब्रांड्स के नाम से 2-3 उन्होंने ब्लेंड करके दिया हुआ होता है, तो उसमें फैटी एसिड प्रोफाइल्स बैलेंस हो जाती हैं। तो आप डिफरेंट एक ही ऑयल पे स्टिक ना करें। वैसे तो अब मैं क्या कहूँ कि देसी घी भी हमें, जो कि पहले डॉक्टरों ने कह दिया था कि नहीं भाई देसी घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, चाहिए हार्ट अटैक हो जाएगा ये और वो, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ को समझा गया कि नहीं, वो हमारी
जो चीज़ एनिमल सोर्स से आ रही है वो हम लोग ही यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल ठीक है। उसमें फैटी एसिड प्रोफाइल्स जो से हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से पूरा यूटिलाइज बॉडी में होता है। जो जिस जहाँ पे हमारे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड उसका बैलेंस एक ऐसा है कि जो कि हमारे डिफरेंट जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं या हमारा मेटाबॉलिज्म है बॉडी के अंदर, वो उससे अपनी टारगेट को अचीव कर लेता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे तो पुराने वक्तों में जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं वो तो सरसों का तेल भी यूज़ करते थे और बड़ा अच्छा उनका होता था। मैं भी स्टिल आई एम गोइंग टू यूज़ दैट सरसों का तेल, और मेरे बच्चे अब आदी हो गए हैं क्योंकि हम लोग मिक्स ब्लेंड करके कर लेते हैं। थोड़ा सा देसी घी डाला, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया, थोड़ा दूसरा घी, यानी कि मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं। हमारे घर में एक दफ़ा ये प्रैक्टिस हुई कि सरसों के ऑयल में खाना बनाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि फ़र्स्ट टाइम जब ये प्रैक्टिस की जाती है हमें खाने से स्मेल आ रही होती है या हमारे टेस्ट पर उसके अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर पा रहे होते उस टेस्ट। पता है क्या बात है, ये हर चीज़ को, ये ह्यूमन नेचर है, जानवर में भी ऐसे होता है। हमें हर चीज़ में एडजस्टेबिलिटी चाहिए होती है, हमें अडाप्टेशन पीरियड चाहिए होता है। वो जो पीरियड होता है ना, उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप लोग आदी होते हैं। ये नहीं कि एकदम से आप किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। एकदम से चेंज करेंगे आपकी अपनी बॉडी जो उसे एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे आप खुद नहीं एक्सेप्ट करते, स्मेल है, अरोमा है उससे। तो ये चीज़ें जो सी ना आहिस्ता आहिस्ता ही 2 दिन 4 दिन 5 दिन और आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। अगर आप अपने आप को आदी नहीं बनाएंगे, ज़ाहिर डेफिनेटली वो इश्यूज़ तो आएंगे। तो आदी बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए यही कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट्स को ठीक है चेंज करें। और ह्यूमन्स में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जो ह्यूमन बिहेवियर है फॉर खाने पीने के लिए वो ज़रा टिपिकल है। आप जानवर को भी देख लें, पहले दिन आप एक फूड डालोगे वो कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो साइड पे हो जाता है। फिर दूसरे दिन उसे मिक्स करके डालते हैं हम, बल्कि अपने रैट्स को या अपने एनिमल्स को जब कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करवा रहे होते हैं। तो हमें भी वही करना चाहिए, तो उससे कोई बिग इशू नहीं होता। इसका तरीकाकार भी है। हाँ, वो इसको आप जो स्मेल वाली चीज़ है ना, तो इसमें सबसे पहले तो आप केनोला लें। जो बाज़ार में जितने भी हैं ये मोस्टली पॉम ऑयल है, ठीक है। और इसको अगर केनोला हो भी तो इनकी 3 जो है ना स्टैंडर्ड्स होते हैं। सबसे पहले जो है ना इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करना, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसे बड़ा ट्रांसपेरेंट और क्लियर बनाना और स्मेल का ख़त्म करना। इसके लिए ये प्रोसेस में 200 डिग्री टेम्परेचर तक जाते हैं, 2-3 दफ़ा, पहले 85 है फिर 200 डिग्री, जिससे इसके अंदर जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो बर्न हो जाती है। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत पैकिंग के अंदर तो आपको मिलेगा, नज़र आएगा और आप घर के आके इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन वो जो अफादियत है ये ग्रीस ही होगी, इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होंगे, जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो नहीं होगा। उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि जिस तरह हम समझते हैं कि अपनी गंदम ले कि हमने आटा पिसवाया तो ये बड़ा अच्छा आटा है ना गंदों में, और बाजार का ले रहे हैं तो इसमें सूजी भी निकली हुई है, इसमें सारा कुछ निकला हुआ है, तो ये नहीं है। और फिर एट द एंड हम शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर का भी मसला है, हमारी जिंदगी में शुगर भी है। देखिए ना, कुरान पाक में साफ साफ कहा कि आप खाम माल इस्तेमाल करें, खाम चीज़ें। बिल्कुल इसी तरह से है। तो वो हम लोग बीच में से अब वो, क्योंकि हम हर चीज़ में तहकीकात में इतने आगे चले गए हैं कि हम वो असल इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हम हमारी सेहत को उस तरह से निगलेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के मामला बड़े मुतासिर कर रही है। सरसों की इंसान की ज़िंदगी पे क्या फ़ायदे हैं, इस पर हम बात करेंगे जी, लेकिन वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे थे सेहत के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले हम देख रहे थे कि अगर सरसों के ऑयल की इफ़ादत के हवाले से बात करें तो बहुत सारे पॉजिटिव असरात हमारी सेहत पर रूनुमा होते हैं। एक तरफ हम शिकायतें करते हुए दिखाई देते हैं कि हमें शुगर का मसला है, हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और दीगर स्ट्रेस और तमाम तरह मामला जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारी डाइट के साथ कनेक्टेड होते हैं। हम जितने ज़्यादा अच्छी अपनी डाइट रखेंगे उतने तक हमारे जो मामला हैं सेहत के वो बिल्कुल सही और अप टू दी मार्क चलेंगे। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हाफिज़ साहब हम बात कर रहे थे सरसों के ऑयल की इफ़ादत के हवाले से, और मैं बता रही थी कि एक मेजर जो मसला आता है वो ये आता है कि सरसों के ऑयल की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है और वो खाना खाया नहीं जाता है। तो किस तरह से स्मेल होती है? हाँ बिल्कुल, वो बियर नहीं हो रहा होता, टॉलरेट नहीं हो रहा होता। तो अब सरसों के ऑयल की स्मेल किस तरह से ख़त्म की जाए? जी, उसमें सबसे पहले तो जो है ना जो केनोला है ना, इसमें आपको पता है काफ़ी सारी एम्बिग्युइटीज़ भी हैं और लोगों ने वीडियोस बनाई कि सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए, नुकसानदेह है, वायरल भी हुई बड़ी वीडियोस। असल में जो सरसों प्योर अगर आप लेंगे उसके अंदर होता है एक एरुसिक एसिड,
जो इंसानी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है ठीक अगर है। लिमिट से ज़्यादा हो। ठीक है। दूसरा, जब उसका ऑयल निकाल लेते हैं, उसकी जो खल मील बचती है उसके अंदर होता है ग्लूकोसाइनोलेट्स, ठीक है। वो हमारी जो एनिमल्स हैं या पोल्ट्री है उसके लिए नुकसानदेह होता है। तो साइंसदानों ने इसके ऊपर रिसर्च करके वो जो अरूसिक एसिड है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह, उसको ख़त्म कर दिया या कम मिनिमाइज़ कर दिया कि वो इस लेवल पे आ गया कि नुकसानदेह ना रहा। उसका लेवल है 2% से कम होना चाहिए। जो नॉर्मल सरसों है उसमें 40% से भी ज़्यादा होता है। तो इसी तरह ग्लूकोसाइनोलेट 30 माइक्रोमोल पर ग्राम से कम होना चाहिए। जो नॉर्मल सरसों में जो है ये 100 और 200 से भी इवन ज़्यादा होता है। तो जब ये कम हो जाता है किसी भी सरसों की ऐसी किस्म के अंदर, उसे हम कहते हैं केनोला। और वो केनोला खाने के लिए इंतहाई सबसे, अगर इकोनॉमिकल ऑयल देखें और उसमें बैलेंस जो उसकी फैटी एसिड प्रोफाइल है वो जो है केनोला की है, क्योंकि ऑलिव हर किसी की पहुंच में नहीं है और ऑलिव में भी ओमेगा 3 जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो नहीं होता, जबकि ये केनोला के अंदर मौजूद होता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये सारे मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो ऐसी सीड लें, आप जो ख़रीदते हैं वो सीड ऐसा लें जो केनोला हो, आम सरसों या राया नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेहत के लिए मौजू नहीं है। केनोला जो सीड है वो सेहत के लिए मौजू है। और दूसरा, उसे आप घर में लेके आके उसका ऑयल निकलवाएं किसी भी एक्सपेलर से। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 5 लीटर ऑयल है, 5 लीटर ऑयल को आपने किसी भी देगची के ऊपर आग के ऊपर रखना है, लेकिन बॉयल नहीं करना। आमतौर पे हम गलती करते हैं कि उसे बॉयल करना शुरू कर देते हैं। उसे बॉयल बिल्कुल नहीं करना, उसे हल्की हीट पे 85 डिग्री, उसकी पहचान क्या होती है, आप रखेंगे हल्की सी उस पर बबलिंग होती है कि जस्ट हमने उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हमने वो करना है कि जो बाहर निकालने के लिए ना उसे हल्का सा सेका देना है। आप उठा के उसे पतीले को रख सकते हैं, वो इतना गर्म होता है, हल्की सी हीट नॉर्मल सी, जिसे कहते हैं ना कि नीम गर्म सा हल्का सा होता है वोलेटाइल होता है, तो वो ये आराम उसमें से ओमेगा 3 जो है वो आपका उड़ जाएगा। अदरवाइज अगर बॉयल करेंगे तो फिर वही बाजार में ऑयल है और इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। और फिर जिस पर्पज़ के लिए हम ये ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ़ायदा नहीं है। तो वो दूसरी स्मेल वाली बात है, या उसका कलर ट्रांसपेरेंट, उसमें आप दालचीनी डाल सकते हैं, इलायची डाल लें कोई, और इस तरह की चीज़ें डाल लें और उसके बाद उसे उतार के नीचे रखें। उसमें मार्केट से मिलता है फुलर अर्थ, वो नहीं मिलता जो मुल्तानी मिट्टी नहीं होती, जो आजकल आप लोग स्किन के लिए तो बड़ी अच्छी करते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म में वो आप 20 से 30 ग्राम फी लीटर के हिसाब से उसमें डाल दें। वो उसे अच्छी तरह हिलाएं, वो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो अब्जॉर्ब कर लेगी, अब्जॉर्ब करके नीचे बैठ जाएगी। आप उसे फिर जो फ़िल्टर क्लॉथ है, आम जीन्स का मोटा कपड़ा, वाइट जीन्स का होता है वो मिल जाता है, या कोई भी मोटा कपड़ा, उससे फ़िल्टर कर लें तो आपका वो ट्रांसपेरेंट भी होगा, स्मेल भी नहीं होगी, और इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। बल्कि बहुत अच्छी आपकी जब वो आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप अपने आप को बड़ा एक्टिव फील करेंगे। जो हम आजकल बच्चे भी देखेंगे बड़े जो है ना एक्टिव नहीं हैं, लेज़ी हैं या बहुत ज़्यादा बल्कि हो गए, वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आप प्योर जो है वो ये जो आपका पाम ऑयल है अंदर जाके जम जाता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता। हम देखिए मौसम बदलता है तो हमें दमे की प्रॉब्लम बड़ी आ रही होती है, अस्थमा है, और ये तमाम तो चीज़ें हमारी की जैसे हाफिज साहब ने कहा ना, इसमें एक्सपेलर्स के थ्रू जो आप ऑयल निकालते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ज़ाहिर है कि कुछ रेजिड्यू रह जाते हैं। जैसे उन्होंने एक मेथड बनाया जो हम घर में कर सकते हैं कि इस तरीके से हम जो भी उसमें ऐसे छोटे छोटे से ज़र्रे से होते हैं वो निकल जाते हैं। स्लो हीट में आपके जो भी ऐसे फिनोलिक कंपाउंड्स वो वेपोरेट हो जाते हैं। तो दूसरा ये कि जब हम लोग दूसरा बड़े बल्क में जो तैयार होता है ना हमारा एक्सट्रैक्शंस के थ्रू, वो एथनॉल के थ्रू, और उसके मेथड्स में से भी हम उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हेक्सेन उसमें इस्तेमाल होती है जो सॉल्वेंट के अंदर होता है, सॉल्वेंट के अंदर, और वो उनके पास ह्यूज अमाउंट में होता है, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि मैं 3-4 ऐसी एरिया फीड मिल्स में गई हूँ जहाँ पे उन्होंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट मुल्तान में भी लगा हुआ है, खानेवाल में भी लगा हुआ है, 3-4 जगहों पे लगा हुआ है, और वो ऑयल निकाल के, नो डाउट कि वो भी कंजम्पशन के लिए इज़ अ गुड, लेकिन सबसे बेहतर ये कि जो हमारा पुराना देसी तरीका था ना उसको हम अडॉप्ट करें, उसको जो हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल। अब बाहर कितनी जगह में जब अभी अमेरिका चक्कर लगाया ना, तो वहाँ पे यकीन करें कुछ भी नहीं, कनाडा से आटा आ रहा था जी, ऑर्गेनिक आटा। मैंने कहा ये इसी से पैसा कमाए जा रहे हैं। इवन के अंडे पड़े हुए हैं ना, ये ऑर्गेनिक है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, और सिर्फ $1-2 डॉलर का फ़र्क था। और वैल्यू एडिशंस एक किस्म की वो इस तरह से करके दे आर अर्निंग मनी। तो मकसद ये है कि हम लोग अपनी
रवायात को और हमारी जो चीज़ें हैं जो जो मैंने अभी तक बिल्कुल, साइंस और पढ़ी मैं है ये ना, सोचती हूँ उसमें कि हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं जी, हमारे पास सीखने के लिए हमारे बुजुर्ग अफराद भी मौजूद हैं और हमें यूटिलाइज करना है इन सारी चीज़ों को ताकि हमारी सेहत के जो मामलात हैं जो कि बड़े डिस्टर्ब दिखाई देते हैं वो नहीं होंगे। बहुत चक्की शुक्रिया। वाला आटा वो भी लिखा हुआ था, ये चक्की वाला है, नॉन चक्की वो $27 का, दूसरा बिल्कुल इसी तरह से ये सारी चीज़ें बेरोजगारी जो के है मसाइल है ना, हम थोड़ा सा देखें ना तो वो खुद भी हम सॉल्व बिल्कुल कर ये सकते हमारी हैं सेहत इसको वैल्यू एडिशन छोटी सी करके। वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मेहरुन्निसा साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साद बिन मुस्तफ़ा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया जी। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं हमेशा कहती हूँ तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हम हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आखिर पे अपनी सेहत को रखते हैं जिसकी वजह से हमारे मामला डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। सेहत पे बड़ा फोकस और ध्यान देने की ज़रूरत है जी। इसी के साथ मैं अभी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।